the practice batch on Hindi. ये IDT की स्टूडेंट्स पहली क्लास है फॉर द प्रैक्टिस बैच इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एंड जो भी स्टूडेंट्स प्राइमरी दे आर टू प्रैक्टिस बैचेस जो चल रहा है. एक तो इंग्लिश की प्रैक्टिस बैच है जो रात को चल रही है. देयर इज वन प्रैक्टिस बैच व्हिच इज गोइंग ऑन एट नाइट एट 9 PM and then there is a Hindi practice batch which is in the morning. So last night was the first practice batch of English, Purva, and today in the morning we are starting with the first class of Hindi practice batch. ये पहली क्लास हिंदी की है practice batch. Now those students who wants to join this practice batch which is a free primary, what you just need to do, आपको यही particular description box में you will get this particular link of a WhatsApp number. आप उसको WhatsApp कर लीजिएगा और फिर accordingly you will be enrolled for a Telegram group. In that particular group all the lecture links are being shared, PDFs are being shared. तो वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स लिंक और पीडीएफ के साथ वहाँ पे पूरे के पूरे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे. तो दैट इज अ पॉइंट व्हिच हैज बीन देयर स्टूडेंट्स. प्रतीक मित, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखें आप लोग, इस प्रैक्टिस बैच के जरिए प्राइमरी वी आर गोइंग टू कवर अप योर आईडीटी. पहला मैं जीएसटी को टारगेट कर रहा हूँ, उसके बाद कस्टम्स. So the flow of the lectures would be, the first would be the GST part of it and thereafter it would be the customs. फोकस तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल का ही है. जितने सारे क्वेश्चंस हैं आपके स्टडी मटेरियल्स के हैं, प्लस आपके पास्ट आरटीपीज एंड एमटीपीज के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं, वो सब चीज़ों को बना के हर एक पर्टिकुलर पीडीएफ स्टूडेंट्स आप तक वो पूरे ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ. तो दैट इज प्राइमरी हाउ आई एम डूइंग इट. हर टॉपिक का क्या सिग्निफिकेंस है प्राइमरी, उसको उस सिग्निफिकेंस के तरीके से जोड़ा जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल आज हम चालू कर रहे हैं, पहला टॉपिक है बेसिक टॉपिक. ऑब्वियसली ये चीज़ें हम बहुत जगह पे काम आएगी. हो सकता है कि इस पे आउटराइटली क्वेश्चन ना पूछें, लेकिन एट फाइनल सीए लेवल couple of marks of the questions are being allotted. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न. अब वो ट्रैप क्या है? ट्रैप स्टूडेंट्स ये कि अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में से अगर कोई क्वेश्चन अगर बनता है एग्जामिनेशन में, तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में. वो ये है कि अगर इस पर क्वेश्चन आया एग्जामिनेशन में, फंडामेंटल्स है और काफी बेसिक है. महेंद्र, वॉल्यूम ठीक नहीं है ऑडियो, एक बार कंफर्म करें आप लोग स्टूडेंट्स. ये तो मैं माइक लगा लेता हूँ, बट जस्ट कंफर्म, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ऑल द स्टूडेंट्स की इज द ऑडियो इज फाइन और नॉट. क्विकली कंफर्म कर लीजिएगा. वॉल्यूम कम है? ठीक है. अब बताना अभी ठीक है वॉल्यूम? एक बार कंफर्म कर लीजिएगा वॉल्यूम के बारे में. तो ठीक है, तो एक बार बस कंफर्म करना ऑल द वॉल्यूम इज फाइन. इंद्र, ठीक है. अपूर्व, तो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि ये पहला टॉपिक जो है ना बेसिक टॉपिक, इसमें से जनरली एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन जाते हैं और कभी कभी डिस्क्रिप्टिव में थियोरेटिकल लेवल पे इसको टेस्ट किया जाता है. अगर बाय चांस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ, और गलती से अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, तो प्लीज एक आपसे निवेदन है, इस पे गेस वर्क जरा भी मत करना. स्पेसिफिकली एमसीक्यू में अगर इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन अगर बन गया और अगर आपको उस पर्टिकुलर एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज डोंट डू एनी गेस वर्क फ्रॉम दिस टॉपिक. उसकी सबसे बड़ी सजा मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे ये चैप्टर बना है. और अगर बाई चांस अगर वो चीजें दिख गई, आप तो ये बोलते हो कि सर ये तो 1 मार्क जाएगा मेरा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू, और इसमें से कितने मार्क्स जाएंगे? 1 ही मार्क जाएंगे. दैट इज व्हाट यू विल पुट अक्रॉस. एक
इन दिस, तो ये बात बनेगी कि भाई एक ही मार्क का ये पूरा स्टेक लगा रहेगा इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि यही आपका बड़ा इंप्रेशन दे रहा है स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये आपकी बड़ी इंप्रेशन अल्टीमेटली खराब होगी एज फार एज द एग्जामिनर्स आर कंसर्न, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे, इधर फंडामेंटल लेवल पे अगर आपने ये चीज नहीं कर पाए, उसको लग रहा है कि ये बेसिक लेवल का एक आंसर्स वो नहीं कर पा रहा है, ऐसे केस में स्टूडेंट्स बहुत खतरा बनता है कि ये वाले टॉपिक में से, भले ही वो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो या कहीं डिस्क्रिप्टिव लेवल पे कहीं क्वेश्चन बैठा है, अगर आपको दुविधा है, आपको इसका आंसर अगर बाय चांस किसी वजह से नहीं आ रहा है, गैस मत करना इस टॉपिक में से, क्योंकि आंसर्स अगर उन्होंने देखा कि भाई आपके टूटे फूटे या गेस वर्क है, भले ही आपका वो आपको लगता रहेगा एक मार्क का स्टेक है, इंप्रेशन इतना नेगेटिव हो जाता है कि बाद में एग्जामिनर प्रेजुडिस हो जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू एट द वेरी आउटसेट। अब इस टॉपिक के जरिए स्टूडेंट्स काफी कुछ चीजों को हम लोग जोड़ेंगे, काफी कुछ चीजें इंटरलिंक होंगी, तो ये चीजें बहुत बनने वाली है एज फार एज फर्स्ट क्लास और फर्स्ट टॉपिक इज कंसर्न। आपकी तरफ से स्टूडेंट्स नोटबुक बस साथ में रखिएगा, क्योंकि नोटबुक वुड बी क्रिटिकल एट दिस स्टेज, ताकि वो जो भी मुझे नोटिंग करवानी होगी प्राइमरी आप लोग खुद देखेंगे, काफी कुछ आप लोग अपने आप में नोट करेंगे, एक सेपरेट नोटबुक आप जरूर मेंटेन करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस हाइलाइटर रख लेना, ताकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस और स्टेटमेंट दूंगा कि वहां पर अगर आप जगल अप कर लेते हो ना, अगर उसको सब्स्टिट्यूट अपने किसी और सेंटेंस से मारा, क्योंकि थियोरी लिखने के टाइम पे बहुत चीजें ऐसी ध्यान में रखनी पड़ती है कि आप एग्जैक्टली लिख क्या रहे हो, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट है इस दिस कॉन्टेक्स्ट एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो ये चीजें हैं, आपको काफी कुछ जानकारी है, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपके साथ में जोड़ना स्टार्ट करूंगा। तो जीएसटी के ये जेनेसिस ऑफ जीएसटी, ये सब चीजें इंटरेस्ट ये में भी है प्राइमरी, तो आपको ये पहले जिसने पढ़ा होगा आपको पता है। कुछ डेट्स हैं स्टूडेंट्स जीएसटी के जो आपको पता होंगे, उसमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट पहला डेट आपको जीएसटी का किस दिन से लाया गया है वो चीज आपको पता है, लेकिन उसके पहले वाले कुछ डेट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत वो सारे चेंजेस किए गए हैं फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द जीएसटी लॉ और फॉर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी लॉ, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 101 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अगस्त 2016 का। दैट्स द फर्स्ट डेट। सेकेंड, आपका एक जीएसटी काउंसिल की पहली जो मीटिंग है 2000 सितंबर 2016, ये लेवल पे तो आईसीए को क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए अब इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, लेकिन तब भी चांस मत लेना इन दिस रिगार्ड। तो ये सेकंड डेट है आपका। जीएसटी लॉन्च कब हुआ है? 1 जुलाई 2017। तो ये जीएसटी लॉन्च की डेट है प्राइमरी 1 जुलाई 2017 का। ये तो आपको सबको आइडिया है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो कुछ ये डेट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर स्लाइड में से ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान में रखें। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट्स, ये चीजें भी आपने की होंगी और आपको भी पता है कि सबसे बड़ी वजह क्या थी जीएसटी को यहाँ पे लाने का। तो ये सबसे बड़ी वजह आपको पता है कि जो डेफिशिएंसी हुआ करता था पिछले जो आपके जो अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर, जो डेफिशिएंसी हुआ करता था इन द फॉर्म ऑफ वैट, एक्साइज ड्यूटी, इन सर्विस टैक्स, तो वो एक बहुत बड़ा डेफिशिएंसी क्या हुआ करता था उस पुराने स्कीम में। तो स्कीम में डेफिशिएंसी, सबसे बड़ा डेफिशिएंसी यही था कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा डेफिशिएंसी अगर कास्केडिंग इफेक्ट के रूप में था। और आपको आइडिया ये कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि वैल्यू जो है आपका जिसपे टैक्स लगाया जाता है, उस वैल्यू के अंदर टैक्स बैठा हुआ है। जो वैल्यू है जिस पे टैक्स लगाया जाता है, उस वैल्यू के अंदर टैक्स बैठा हुआ है, तो इट इज नोन एज टैक्स ऑन टैक्स। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स इसको? टैक्स ऑन टैक्स। ये है आपका कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये पुराने स्कीम के अंदर ये मौजूद था। आज की क्लास में स्टूडेंट जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कास्केडिंग इफेक्ट का कुछ इंपैक्ट मुझे मैं आपको बताऊंगा इन सम ऑफ द केस स्टडीज विच वी विल डू इट टुडे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मुझे बताओ इस पॉइंट ऑफ टाइम में कि जीएसटी आने की वजह से जो पुराना जो स्कीम था वैट का या एक्साइज ड्यूटी का, क्या वो चला गया? जल्दी आंसर करें। जो अपनी पुरानी स्कीम हुआ जो करती थी ऑफ द वैट, ऑफ द एक्साइज ड्यूटी, तो क्या वो चली गई है जीएसटी आने की वजह से? बताएं इन दिस कॉन्टेक्स्ट।
अभी भी कुछ केसेस में स्टूडेंट्स बना हुआ है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। फैमिली की एक्साइज ड्यूटी की लॉ या वैट की लॉ चली गई है, ये गलत है स्टूडेंट्स। इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ये अभी भी पुराना स्कीम लागू है। कुछ कुछ केसेस में अभी भी पुराने स्कीम के हिसाब से अल्टीमेटली टैक्स लगाया जा रहा है, टैक्स आपसे वसूला जा रहा है। और वो केसेस क्या है वो भी आपको आइडिया लग जाएगा आज की इस क्लास के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, काफी क्रिटिकल पॉइंट होने वाला है ये केस में, बिल्कुल सही कह रहे हो महेंद्र। तो ये सिनारियो में स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन में आप लोग ध्यान में रखेंगे। सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके फ्रेमवर्क को लेके, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आती है इस केस में स्टूडेंट्स, वैट हो या जीएसटी हो, इसको हम लोग स्टूडेंट्स एक कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। वैट या जीएसटी हो उसको एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। सीएसटी जो था हमारा पुराना, उसे हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो पहले वाला जो कंसेप्ट हुआ करता था, वो उसे हम कहते थे एज अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स। आज जो जीएसटी है या पुराना जो वैट था, उससे हम कहते थे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और दूसरा और नाम था कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। फर्क क्या है दोनों के अंदर, बहुत बड़ी फर्क है स्टूडेंट्स इसमें। ये भी ध्यान रखना कि ये सारे कंसेप्ट आगे चलने वाले हैं। जीएसटी में जो ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था, जिस पर्टिकुलर स्टेट से सप्लाई शुरू हुई है, जिस पर्टिकुलर स्टेट से सप्लाई शुरू हुई है, वही स्टेट क्या करता था, उस पर्टिकुलर सीएसटी लेवी को क्या करता था, अपने पास रखता था। तो सीएसटी का अमाउंट उस स्टेट को जाता था जिस स्टेट से सप्लाई शुरू हुई है। दैट वाज द ओरिजिन बेस्ड टैक्स। और जहां पे जीएसटी की अगर हम बात करें, या वैट जो पुराना था, वो डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स था। जिस स्टेट में ये कंज्यूम होगा, वो स्टेट के पास राइट है फॉर द लेवी एंड कलेक्शन सो फार एज द टैक्स इज कंसर्न। तो जिस स्टेट में कंज्यूम होगा वो आपका जीएसटी है, जो स्टेट से सप्लाई शुरू हुई थी वो आपकी सीएसटी है। तो ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, जो कि चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी इस चीजों को टैली यहाँ पे ही करना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है आपका सबसे एक पहला पॉइंट। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इंडिया को बोला गया है कि इंडिया एक अपने आप में एक फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में आपको बताया गया है दैट इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो स्टूडेंट्स कि एक देश जहां पे सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों ही क्या है, मौजूद है। एक ऐसा देश जहां पे सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों ही मौजूद है, दैट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर। कितने स्टेट्स होंगे स्टूडेंट्स इंडिया में, स्टेट्स कितने इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एज ए लेमैन ही अगर हम बात करें, स्टेट्स कितने होंगे स्टूडेंट्स इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, ये सिचुएशन में आपको आइडिया होगा। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? तो स्टेट स्टूडेंट्स अगर देखा जाए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, हियर इन 28 स्टेट्स है। 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है इस पूरे सिनारियो में। अब सिचुएशन स्टूडेंट्स क्या है, जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, अगर हम जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो कुछ ऐसा हमें पता चलेगा कि जहां तक स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे कुछ यूटी इसके साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि यूटी के दो फॉर्म है, एक वो यूटी जो कि प्योर यूटी बोला जाएगा, मतलब वो सिर्फ यूनियन टेरिटरी है, और दूसरा एक ऐसा यूटी जिसका अपना क्या है, लेजिस्लेचर है, मतलब उसका अपना पार्लियामेंट है। वो जिसे लेजिस्लेचर बोलते हैं, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर बोला जाता है, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट बोला जाता है। तो देयर आर 5 यूटी विच इज प्योरली एन यूटी, और देयर आर टोटल 3 यूटी जिसके अपने क्या है, लेजिस्लेचर है। और 3 यूटी स्टूडेंट्स कौन से हैं, वो यूटी जिसके अपने लेजिस्लेचर होंगे, पता होना चाहिए आप लोगों को। देयर आर 3 पर्टिकुलर यूटी, वन इज जेएनके, दूसरा दिल्ली आपका है, तीसरा आपका है पौंडीचेरी। तो ये ऐसे 3 यूटी है।
तो यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी लॉ ध्यान रखना, स्टेट्स जो डिफाइंड है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये 28 तो है, वो तो है, प्लस वो भी स्टेट्स होंगे इन दिस कॉन्टेक्स्ट जिस जो वो भी यूटी होंगे जिसके अपने क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर्स है। तो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस वो 3 यूटी जिसके अपने क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है स्टूडेंट्स, ये भी क्या होंगे, ये भी प्राइमरी स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि देयर वुड बी अ स्टेट जीएसटी, तो वहां की अपनी पार्लियामेंट है, तो वहां की अपनी लॉ होगी उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट। और अकॉर्डिंगली वो क्या होगा, ये 3 यूटी को आपको साथ में रखना है, और ये 28 जो पहले से 28 स्टेट प्लस 3 यूटी। अब चंडीगढ़ भी यूटी है, चंडीगढ़ का लेकिन कि अपना लेजिस्लेचर है नहीं है, तो वो प्योर यूटी के कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। क्योंकि ये चीजें जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टेट का जो हिस्सा होगा वो स्टेट जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा। यूटी जीएसटी क्या है, वो यूटी जीएसटी के रूप में आपको डालना होगा। मतलब कि अगर कोई गुड्स अगर चंडीगढ़ की तरफ जा रही है और वहीं पर अल्टीमेटली कंज्यूम हो रही है, तो फिर उस सिनारियो में क्या हो जाएगा कि चंडीगढ़ प्राइमरी वो क्या हो जाएगा, वहां पे चंडीगढ़ यूटी जीएसटी लग जाएगा उस कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां पे यूटी जीएसटी का कॉन्टेक्स्ट होगा। और क्योंकि वहां पे स्टेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर क्या करता है, उस यूटी को एडमिनिस्टर करता है। ऐसे यूटी को एडमिनिस्टर कौन करता है, स्टेट तो लेजिस्लेचर है नहीं, तो वहां पे वो सेंटर अल्टीमेटली क्या करता है, उस यूटी को एडमिनिस्टर करता है। तो टेक्निकली क्या होगा कि ऐसे यूटी जिसके अपने कोई लेजिस्लेचर नहीं है, उसकी जो रेवेन्यू होती है वो सेंटर की तरफ पड़ जाती है। और वो सारे पर्टिकुलर यूटी जिसके अपने स्टेट है, जिसके अपने लेजिस्लेचर है, तो वो जो रेवेन्यू आ रहा है जीएसटी के रूप में, वो उस स्टेट का अल्टीमेटली माना जाएगा। तो वो अल्टीमेटली यूटी जो उसके पास जिसकी लेजिस्लेचर है, दिल्ली हुआ, जेएनके हुआ, या फिर आपको पौंडीचेरी हुआ, तो उनको क्या होगा, ये जीएसटी की अल्टीमेटली अमाउंट वहां पे सौंपी जाएगी, क्योंकि उसके अपने लेजिस्लेचर है। तो ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है जो ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत आगे बनने वाला है स्टूडेंट्स वहां पे, तो ये फंडामेंटली आप यहाँ पे गलत नहीं हो सकते हो। कुछ चीजें जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आप गलती इस लेवल पे अगर आप करना चालू करोगे स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा तकलीफ होगी इन टर्म्स ऑफ योर स्कोरिंग एंड द एलोकेशन ऑफ द मार्क्स। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो ये सिनारियो है स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड। यूटी स्टूडेंट्स यहाँ पे 5+3 हम लोग कहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसमें से एक ऐसा यूटी भी जुड़ जाता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो कि आप लोगों को, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, लेकिन तो भी काफी स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी होगी। एक यूटी में एक अदर टेरिटरी भी है स्टूडेंट्स। यूटी के डेफिनेशन में इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक पर्टिकुलर कैटेगरी जो डेफिनेशन में है, अदर टेरिटरी आता है। यूटी में एक अदर टेरिटरी आता है। कोई बता सकता है स्टूडेंट्स ये अदर टेरिटरी, यूटी के डेफिनेशन में एक अदर टेरिटरी को भी रेफर किया गया है, ये अदर टेरिटरी क्या है यूटी के डेफिनेशन में? क्विकली स्टूडेंट्स बताना होगा आप लोगों को। तो 5 तो प्योर यूटी हो गए, जिसका अगर कोई अल्टीमेटली स्टेट नहीं है, चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, ये सब है। तो ये 5 अपने ऐसे यूटी है जिसका कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, उसको हम प्योर यूटी के रूप में जानेंगे। उसके बाद 3 यूटी ऐसे हैं जिसके अपने खुद के लेजिस्लेचर हैं। वो 3 कौन से हैं, जेएनके, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। और फिर मैंने आपको बताया एक ऐसा यूटी जिसको अदर टेरिटरी के रूप में बोला गया है। कोई स्टूडेंट है जो ये बता सके ये अदर टेरिटरी कौन सा होगा? क्योंकि ये एक जगह पे स्टूडेंट्स आएगा, वहां पर ये कंसेप्ट टेस्ट की जाती है एक जगह पे, बट वो आज तो हम करेंगे नहीं, लेकिन कम से कम वो अदर टेरिटरी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा स्टूडेंट कि अदर टेरिटरी में ये एक ऐसा यूटी में कौन से अदर टेरिटरी को रेफर किया गया है। तो 5 का नाम में आपको पता होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट अंडमान निकोबार, लद्दाख, लद्दाख भी आपका आ चुका है। कि देखो जेएनके का जब ये आर्टिकल 370 आया था तो 2 हिस्सों में बटा है। लद्दाख एक सेपरेट यूटी बन के उभरा है, जेएनके भी एक सेपरेट यूटी है। लेकिन फर्क लद्दाख और जेएनके में ये है कि जेएनके की अपनी स्टेट लेजिस्लेचर है, लद्दाख की अपनी कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो वो प्योर यूटी के अंदर जा रहा है लद्दाख को अगर देखा जाए तो। दैट इज हाउ द थिंग्स आर देयर। फिर आपका अपना दादरा एंड नगर हवेली इन दिस कॉन्टेक्स्ट, लक्षद्वीप हो गया, तो वो सब वहां पे 5 के केस में जा रहे हैं जो प्योर यूटी के केस में जा रहे हैं। 3 यूटी में
JNK जिसकी अपनी स्टेट असेंबली है, लद्दाख छोड़ के, क्योंकि लद्दाख चला गया वो 5 के अंदर, प्योर यूटी के अंदर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है। जो अब तीसरा जो मेरा आखिरी कैटेगरी है, बताइए जल्दी स्टूडेंट, अदर टेरिटरी में क्या है? एक अदर टेरिटरी भी यहाँ पर यूटी की कॉन्टेस्ट में आता है। ये स्टूडेंट कंसेप्ट अल्टीमेटली ध्यान रखना, एक जगह पे टेस्ट हो जाएगा और तभी आपको इसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो हमारे जो कोस्टल इलाके हैं, कोस्ट एरिया है, जैसे कि मुंबई कोस्ट इलाका हुआ, विशाखापट्टनम वो एक कोस्ट इलाका हो गया, चेन्नई, तो ये जो कोस्टल जो इलाके हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ से उसको वहां का जो बेस लाइन है, उस बेस लाइन से अगर मैं स्टार्ट करूं और मैं चलता रहूं स्टूडेंट्स 12 नॉटिकल माइल तक, ये तो आपको आइडिया होगा, 12 नॉटिकल माइल तक अगर मैं चालू चलता रहूं तो वो TWI के कॉन्टेक्स्ट में इसको माना जाएगा, दैट इट इज कंसिडर्ड टू बी ए TWI। ठीक है, अच्छा। और अगर बेस लाइन से ही अगर जोड़ लिया जाए 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता होगा 200 नॉटिकल माइल तक ये EZ है फैमिली। और EZ के बाद स्टूडेंट जो पर्टिकुलर पॉइंट आता है, इसके बाद जो आएगा वो हाई सी हो जाता है। ठीक है, हाई सीज हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर हाई सी के केस में, तो अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स आप लोग, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें बताई जा रही है वो आप बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो ये है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो ऑफ द TWI जो है, और ये वाला जो हिस्सा है 12 नॉटिकल माइल से लेके 200 नॉटिकल माइल, ये आता है उस अदर टेरिटरी के डेफिनेशन में। देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स, दिस कम्स अंडर दी अदर टेरिटरी डेफिनेशन, जिसको हम यूटी के नाम से संबोधित करेंगे। दिस इज हाउ इट विल बी कंसीडर, दिस इज द यूटी साइड प्राइमरी। ये वाला जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये आपका होता है, ये स्टेट को, ये उस स्टेट का हिस्सा जाएगा। ये किस स्टेट का जाएगा? लाइक फॉर एग्जांपल विशाखापट्टनम, जो कि आपका ये विशाखापट्टनम, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आंध्र प्रदेश में ही है, नॉट मिस्टेकन, तेलंगाना में नहीं, आंध्रा में ही विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम से तट से थोड़ा दूर अगर कोई अल्टीमेटली वहां पे कोई ऐसी इकोनॉमिक्स, क्या कोई सप्लाई वहां से हुई है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कॉन्टेक्स्ट में कोई सप्लाई वहां पे हो रही है, वहां पे कोई एक ऑयल रिग लगा है, तो वहां के लिए कोई सप्लाई वहां पे हुई है या वहां से हुई है सप्लाई, तो भाई वो कौन से एरिया होगा, सप्लाई वहां से हुई है, तो क्या GST लगेगा, कौन GST लगाएगा, किस स्टेट को अल्टीमेटली माना जाएगा? तो वो जो 12 नॉटिकल माइल के अंदर जो आपका जो एरिया पड़ता है, वो जो समुद्री तट से लेके 12 नॉटिकल माइल तक, तो वो जो भी स्टेट उसके नियर होगा, वो स्टेट का वो अल्टीमेटली हिस्सा माना जाएगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र पे। तो दैट एरिया वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ दैट स्टेट। ठीक है। 12 नॉटिकल माइल से बाहर अगर कोई एक ऐसा ऑयल रिग लगा हुआ है, 12 नॉटिकल माइल से बाहर, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके बाहर अगर कोई ऐसा ऑयल रिग लगा हुआ है अप टू 200 नॉटिकल माइल, वहां पर अगर वहां से कोई सप्लाई हो रही है या वहां के लिए कोई सप्लाई जा रही है, तो वो यूटी की वहां से सप्लाई, तो यूटी को सप्लाई गया या यूटी से सप्लाई हुआ, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा प्राइमरी। तो वो बन जाएगा आपका यूटी वाला केस, तो ये यूटी वाला केस होगा। और फाइनली स्टूडेंट्स, हाई सी तो अल्टीमेटली इंडिया के बाहर हो गया, तो दैट इज ये GST लॉ फिर वहां से ये हाई सी की तरफ जा रहा है, तो दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये दो बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस आपको बनेंगे। मैंने कुछ आगे प्रैक्टिकल्स देखा हुआ है जहाँ पे इस लेवल पे टेस्ट किया गया, और क्वेश्चन में जब सोल्यूशन देखा जा रहा था, तो वहां पे कोई स्ट्रेट GST लगाना है या यूटी GST लगाना है प्रेजेंटेशन के रूप में, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, वो यहाँ से बन रहा है स्टूडेंट। थोड़ा केयरफुल रहिएगा, इसके लिए मैंने आज क्लास में वो बेसिक जब हम बात करें तो कुछ चीजें हम टैली करके चल रहे हैं, जो कि आपके संज्ञान में भी होगा। इट्स नॉट दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, आपको पता होगा, बट स्टिल इट इज ऑलवेज बेटर दैट वी विल लुक इनटू दिस वन। अब स्टूडेंट्स, जो दूसरा एक कंसेप्ट आता है स्टूडेंट्स पूरे केस में, एक केस स्टडी के रूप में स्टूडेंट्स, एक और एक पर्टिकुलर पॉइंट आपसे जानना चाहूंगा, यही भी बहुत क्रिटिकल पॉइंट है बिफोर नाउ वी कैन प्रोसीड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सपोजिंगली स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टर ए ऑफ से महाराष्ट्र, एक आपका है मिस्टर बी ऑफ से कर्नाटका, फिर आपका है यहाँ पे मिस्टर सी ऑफ से महाराष्ट्र इटसेल्फ, और आखिरी में स्टूडेंट्स आपका
मिस्टर डी ऑफ यूएस। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहां से इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि सप्लाई यहां से गई है, इसने मिस्टर ए ने तीन सप्लाई किया है। ये ये दूसरा इसको ले लेता हूं, ये पहला ले लेता हूं, और ये जो मिस्टर सी से जो जा रहा है, सॉरी, ये तीसरा है। तीन सप्लाई मिस्टर ए की तरफ से हुई है स्टूडेंट्स। फर्स्ट, it has gone to Mr. C of Maharashtra. Second, it has gone to Mr. B of Karnataka. और जो थर्ड है स्टूडेंट्स, दैट हैज गॉन टू मिस्टर डी ऑफ यूएस। तो ये सप्लाई को क्या बोला जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में? व्हाट यू आर गोइंग टू रेफर दिस सप्लाई एज? पहला वाला ये बता दो, ये तो आइडिया है आपको, इंट्रास्टेट, सेम स्टेट में अल्टीमेटली होने की वजह से ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। ये तो आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो द सप्लाई वुड बी रेफर्ड एज एन इंट्रास्टेट सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। दूसरे केस की अगर हम बात करें, तो ये महाराष्ट्र से कर्नाटका जा रहा है, दैट वुड बी रेफर्ड एज इंटरस्टेट इंटरस्टेट सप्लाई। तीसरे केस में क्या होगा स्टूडेंट, जहां से महाराष्ट्र से ये सप्लाई प्राइमरी जा रहा है टू यूएसए, इस सप्लाई को आप क्या बोलेंगे? व्हाट दिस सप्लाई वुड बी रेफर्ड एज? महाराष्ट्र से गुड्स मूव हो रहा है और जा रहा है यूएस। इससे स्टूडेंट्स, ये जब क्वेश्चन पूछा गया कि इस सप्लाई को, ये व्हाट इज अ टाइप ऑफ सप्लाई, ऐसा क्वेश्चन अगर डाला गया क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, व्हाट इज अ टाइप ऑफ सप्लाई, तो इसे भी आप कहोगे एज एन इंटरस्टेट सप्लाई प्राइमरी। तो एज फार एज जीएसटी लॉ इज कंसर्न, जीएसटी सिर्फ दो ही सप्लाई को समझता है। एक आपका है इंट्रास्टेट, विद इन द स्टेट जो भी सप्लाई होगी वो इंट्रास्टेट मानी जाएगी। तो दैट इज द फर्स्ट केस जिसे हम इंट्रास्टेट मानते हैं। और जो भी सप्लाई स्टेट के बाहर हुआ है, जो भी सप्लाई उस स्टेट से बाहर हुआ है, वो सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई के रूप से जाना जाएगा। पहली सप्लाई कौन सी स्टूडेंट्स? इंट्रा स्टेट, जो सप्लाई विद इन द स्टेट हुई है, दैट इज इंट्रा स्टेट। एंड द सेकंड सप्लाई जिसको मैंने आपको बताया, दैट सेकंड सप्लाई स्टूडेंट्स वुड बी रेफर्ड एज, जो भी सप्लाई स्टेट से, उस स्टेट से बाहर हुआ है, वो बाहर कहां पे हुआ है, भले ही दूसरे स्टेट में होगा इंडिया में, या दूसरे देश में हुआ रहेगा, हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो सप्लाई प्राइमरी उस स्टेट से अगर बाहर अगर हो रहा है, तो वो सप्लाई को इंटरस्टेट ही बोला जाएगा प्राइमरी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। हाँ, ये जब एक्सपोर्ट जब आप बोलते हो ना, यहाँ पे ये आगे वाले कंसेप्ट जो बोला जाएगा, जहां पे कि बताइए कि क्या उस सप्लाई में जीएसटी लगेगी। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आएगा, तब आपको ये बोलना पड़ेगा कि देखिए जनाब, ये इंटरस्टेट सप्लाई है, लेकिन क्योंकि ये सप्लाई इंडिया के बाहर हो रहा है, ये इसे एक्सपोर्ट किया है, इस वजह से इस पर्टिकुलर सप्लाई की जो कंजम्पशन है वो इंडिया में नहीं हुई है। इस पर्टिकुलर सप्लाई की क्या कंजम्पशन इंडिया में हुई है? बिल्कुल नहीं। और क्योंकि जीएसटी अपने आप में एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि जीएसटी अपने आप में कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल इस पे लगता है, इस वजह से इसकी जो डेस्टिनेशन है कंजम्पशन की, वो इंडिया नहीं है। और इंडिया नहीं होने की वजह से इस पर्टिकुलर सप्लाई जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर इस पे कंसेप्ट आपको पता होगा जीरो रेट का, वो आपने सुना होगा ये पर्टिकुलर टर्म को, तो जीरो रेट इस पे हम क्या करेंगे, इसको ये करवा देंगे, मतलब कि इस पे कोई भी ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं लगाई जाएगी। दैट इज अ जीरो रेट कंसेप्ट, ये आपको आइडिया होगा। लेकिन ये कंसेप्ट आपको इस्तेमाल कब करना है? जब भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप देखते हो एग्जामिनेशन में, जहां पर आपको ये तय करना है कि क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो वहां पर ये जीरो रेट या वहां पर ये एक्सपोर्ट वाला अल्टीमेटली आपने रेफरेंस पॉइंट देना है आंसर्स में। ये चीजें बहुत अल्टीमेटली बहुत ऊपर लेवल पे बहुत आसान लगती है, लिखने के समय पे गलतियां हो जाती है स्टूडेंट्स, और मुंह के बल गिरते हैं हम लोग, जब मार्क्स उतने सही तरीके से नहीं मिलते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि मार्क्स जा कहाँ रहे हैं, यही सब जगह पे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मैंने फिर से आपको ये बताना है कि अगर आपसे सिर्फ मैं टाइप ऑफ सप्लाई अगर क्वेश्चन पूछूं, और मिस्टर ए जो है आपका महाराष्ट्र का, अगर वो यूएसए पे गुड्स अगर सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट मत बोलना अगर आप जीएसटी के आंसर्स अगर आप लिख रहे हो तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? इंटरस्टेट सप्लाई।
लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर केस में, तब आपने वो सारे टर्म्स इस्तेमाल करने हैं, एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड कंसेप्ट, ये तब वहां पर एक्सप्लेन होगा और फिर कंक्लूजन दिया जाएगा कि इस वजह से इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और अगर लगाया भी अगर गया है तो रिफंड दे दिया जाएगा, क्योंकि हमें जीरो रेट करना जरूरी है, क्योंकि ये सप्लाई एक्सपोर्ट हुई है और एक्सपोर्ट होने की वजह से इसका डेस्टिनेशन इंडिया नहीं बनता है, so far as the consumption is concerned, and therefore we are supposed to zero rate that sub. Is that clear to all of you students? बताइए जनाब, क्या सारे स्टूडेंट्स क्लियर है इस बात को लेके? अगर क्लियर है तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ो, जल्दी बता दो। कोई भी अगर ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे क्वेरी होगी तो पूछ लेना है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। फाइन, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे इस पूरे की कॉन्टेक्स्ट में। और यही चीज यहाँ पर भी आपके अगर स्लाइड में है तो आपको ये अगला पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है इस पूरे प्रोसेस में। तो फॉरेन टेरिटरी में भी अगर जा रहा है ना स्टूडेंट्स, गुड्स अगर फॉरेन टेरिटरी में भी जा रहा है तो यहाँ पे देखो लिखा लिखा गया है स्टूडेंट्स, इफ द गुड्स आर गोइंग टू द फॉरेन टेरिटरी ऑल्सो, देख रहे हो ना आप लोग, फॉरेन टेरिटरी में भी अगर गुड्स जा रही है तो यहाँ पर आईजीएसटी चलता है। इंटरस्टेट मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, इंटरस्टेट बोला है, तो इंटरस्टेट अगर होगा तो क्या होगा, दैट विल बी अ केस ऑफ एन आईजीएसटी उस पूरे सिनारियो में। तो ये आईजीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात रखी जाएगी। हाँ, अलग बात है, ये लॉ जो इंटरस्टेट का है वो आपको आईजीएसटी लॉ में दिखता है, लेकिन जो भी होगा आपको फिर क्या रिफंड दे दिया जाएगा। अगर जीएसटी अगर लगवाया गया है फॉरेन एक्सपोर्ट, क्या उसकी रिफंड बनेगी? एंड द आंसर इज यस, की रिफंड स्टूडेंट जरूर बनेगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको बताना था इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि आंसर्स लिखने के समय पे ये दो तीन बातें हैं जो कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा इन दिस रिगार्ड। अब आइए स्टूडेंट्स, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, ये डिस्कशन में आने वाली है। ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी एक है पॉइंट, लेकिन उसके पहले कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए, ये सब चीजें हम लोग करेंगे, एंड में करेंगे। ये अभी थोड़ा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे टैली करनी है स्टूडेंट्स। कुछ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि आप उसे नजरअंदाज सी फाइल में नहीं कर सकते, और आपको उसके बारे में पता रहना चाहिए। एज फार एज फाइनल चीज इज कंसर्न, इसके कुछ ऐसे आर्टिकल्स पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए पास्ट में, अर्लियर इन पास्ट, जहां पे यहाँ पे लैप्स की गुंजाइश कुछ नहीं है बनती है। एटलीस्ट एट फाइनल सी लेवल इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू आर अवेयर ऑफ इट। आपको स्टूडेंट्स ये तो पता है, ये पेज नंबर 8 पे हूं मैं पीडीएफ के, ये तो आपको आइडिया है कि जो भी इंडिया में जो भी होगा आर्टिकल आपको है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स आर्टिकल सजेस्ट दैट कोई भी जो पावर है ऑफ लेवी करने की पावर या टैक्स की कलेक्शन की जो पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको लॉ बना के क्या करना है, उस टैक्स की लेवी और कलेक्शन करवानी है। तो लॉ बनाने की पावर किसके पास है? तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसपे सेंटर भी क्या करता है, यहाँ पर इसको सेंटर भी गवर्न करता है और स्टेट भी गवर्न करते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से आपको वो सेंट्रल भी अपने एंड पे लॉ बनाता है, स्टेट भी अपने लॉ एंड पे लॉ बनाते हैं। वो आर्टिकल नंबर 246 के अंदर स्टूडेंट्स दिया गया है, लिस्ट नंबर 1 जिसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। इस पे वो मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, लॉ बनाएगा और उसको आगे इंप्लीमेंट करेगा। तो कौन से मैटर पे सेंट्रल लॉ बनाएगा वो यूनियन लिस्ट आपको बता रहा है, कौन से मैटर पे स्टेट क्या करेगा, लॉ बनाएगा, वो लिस्ट 2 बताएगा, दैट इज स्टेट लिस्ट। और कौन से मैटर पे दोनों सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों लॉ बनाएंगे, दैट इज नोन एज कॉन्करेंट लिस्ट। तीन लिस्ट तो आपको आइडिया है। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज नोटिस करना, यूनियन लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखो दोनों चीजें कवर्ड है, इसमें टैक्सेशन एज वेल एज टैक्स एंड नॉन टैक्स मैटर दोनों चीजें कवर हो जाती है। स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी टैक्स एज वेल एज नॉन टैक्स मैटर दोनों चीजें आ जाती है। लेकिन जहां पे अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें, to talk about the concurrent list, only non tax matter students, यही सिर्फ स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है, ओनली नॉन टैक्स मैटर्स। टैक्स मैटर्स यहाँ के अंदर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं दिए गए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इन यहाँ पर आपके यूनियन लिस्ट में आपको कंपनीज एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, इनकम टैक्स एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, कंपनीज एक्ट नॉन टैक्स मैटर हुआ और आपका इनकम टैक्स एक्ट टैक्स मैटर हुआ,
सेम के स्टेट लिस्ट में भी ऐसी बहुत सारे मैटर्स हैं जो कि टैक्स मैटर भी है, नॉन टैक्स मैटर भी है। कॉन्करेंट लिस्ट में लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्स मैटर्स पे दोनों सेंटर एज वेल एज स्टेट उस सेम मैटर पे दोनों कानून बना सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर बता दूं, कॉन्करेंट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के रूप में आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पे इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन पकड़ लो, आपका पुलिस हो गया, आपके पास स्टेट पुलिस है और सेंट्रल रिजर्व भी है, पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, ये सब चीज आती है। ट्रस्ट हो गया इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारा अल्टीमेटली मैटर कुछ है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट उस मैटर पे लॉ बना के उसको क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। कॉन्करेंट लिस्ट ये है, लेकिन ओनली ऑन नॉन टैक्स मैटर। जहां तक जीएसटी की बात है, आपको पता होगा कि सेम मैटर पे जो कि सप्लाई है, उस मैटर पे सेंटर भी क्या बना रहा है, लॉ बना रहा है, स्टेट भी बना रहा है, टीजीएसटी एसजीएसटी सेम मैटर पे। तो ऐसे केस में तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए, लेकिन क्या ये कॉन्करेंट लिस्ट पे आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसकी वजह आपको पता है स्टूडेंट्स। फॉर द रीजन बिंग इट इज अ नॉन टैक्स मैटर। क्या वजह है स्टूडेंट्स? तो आप यू स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज अ नॉन टैक्स मैटर कॉन्करेंट लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ नॉन टैक्स मैटर को ही रखा जा सकता है, और ये जीएसटी अपने आप में एक टैक्स का एक अपने आप में एक मैटर है। दैट इज द रीजन व्हाई इट कैन नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। इस कमी की वजह से, और इसके अलावा और भी कुछ कमियां थी के वजह से अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, इसको पूरे नए तरीके से अल्टीमेटली थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने कुछ नए नए आर्टिकल्स डाल दिए, और उस आर्टिकल के जरिए में क्या किया, जीएसटी की पावर कैसे अल्टीमेटली लाई जाएगी इंडिया में, उसको अनलीश कर दिया उन्होंने। और वो कौन से अल्टीमेटली आर्टिकल्स है? सबसे पहला अगर अल्टीमेटली बात कहूं आपसे स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट देखना है यहाँ पे, जो 101 अमेंडमेंट का अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 366 इन द ब्रैकेट 12 ए, 366 इन द ब्रैकेट 12 स्टूडेंट्स, एक सबसे बड़ा अल्टीमेटली मैटर है, ध्यान रखना आप लोग। बड़ी आर्टिकल की बात हो रही है। क्या कह रहा है ये? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स एक एनी टैक्स and supply of goods or services or both except taxes on supply of alcoholic liquor or human consumption। तो एक तरीके से इसने बता दिया है स्कोप, कि भैया वो स्कोप क्या होगा जीएसटी का। तो यहाँ पे स्कोप तय कर लिया गया है कि जो जीएसटी जो लाई जाएगी थ्रू लॉ, तो उस जीएसटी के अंदर स्कोप उसका क्या होगा, वो यहीं पर उन्होंने आर्टिकल के जरिए अल्टीमेटली तय कर दिया है। ये बहुत कम होता है यहाँ पे जहाँ पे स्कोप के अंदर कोई चीज को एलिमिनेट किया जाता है। जनरली होता क्या है कि हम एक्ट के अंदर आते हैं, एक्ट के अंदर क्या होता है, वहां से जाके वहां पे एग्जेम्पशन को लाते हैं या कुछ और तरीका होता है के तरीके से उसको एलिमिनेट करते हैं। लेकिन यहां तो उन्होंने क्या कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही जाके आर्टिकल 336 366 सॉरी इन द ब्रैकेट 12 ए, उसके अंदर ही उन्होंने क्या बोल दिया, डिफाइन कर दिया कि जीएसटी का मतलब क्या होगा। जीएसटी का मतलब होगा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या दोनों ही, एक्सेप्ट फॉर सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स की एल्कोहलिक लिकर फ्रॉम ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई पे, इनकी सप्लाई पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके जीएसटी के लॉ से पूरी तरह से बाहर है। अब चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, या फिर आपका आईजीएसटी हो, इस सप्लाई पे ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी कभी भी नहीं लगाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है। कल अगर गवर्नमेंट भी बदल भी क्यों ना जाए, किसको अगर अल्टीमेटली मिसचीफ अगर किसी को खेलना है कि नहीं इस साल अल्टीमेटली रेवेन्यू कम पड़ रहे हैं, पैसे की जरूरत है, तो जीएसटी लगवा दी जाए प्राइमली, कोई भी अल्टीमेटली गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर उन्होंने इसको ये किया है। अगर आपको इसको बदलना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, और उसको बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है स्टूडेंट। दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव इंश्योर्ड दैट ये पर्टिकुलर मैटर पे अल्टीमेटली जीएसटी नहीं लगाई जा सकती।
अब नहीं लगाई जा सकती तो उसका मतलब क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या है, आज क्या हो रहा है एज फार सप्लाई पे, वो एक केस स्टडी के जरिए मैं जल्दी आपको बता दूंगा। और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसको मैं पॉइंट नंबर 2 डाल रहा हूँ, आर्टिकल 246A। ये आर्टिकल के जरिए आप देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, पावर दिया जा रहा है, पावर प्राइमरी टू मेक द लॉ रिलेटिंग टू जीएसटी। जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो कमियां थी 246 आर्टिकल में, जो कमियां देखी जा रही थी, उसकी भरपाई 246 ए के अंदर अल्टीमेटली डाल के, एक अलग ही आर्टिकल डाल के, जीएसटी लॉ को किस तरीके से और कौन इसको अल्टीमेटली लॉ के बनाने की पावर उन्होंने तय किया है आर्टिकल 246 ए के जरिए। लेट्स हैव अ लुक फ्रेंड्स, एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। Power is granted to the center and state to make law with respect to GST imposed by center or such state। तो इस वजह से आपको पता ही होगा, सेंटर अगर बनाता है जीएसटी लॉ, सीजीएसटी एक्ट, स्टेट अगर बना रहा है एसजीएसटी एक्ट, ये तो आइडिया ही होगा। अच्छा, अब ये नीचे क्या बोला है सेकंड बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स, सेंटर हैज द एक्सक्लूसिव पावर, ये तो आप जानते हो स्टूडेंट्स, एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। तो इंटरस्टेट सप्लाई अगर होगा तो जैसे कि आईजीएसटी एक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है टू होम, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन आखिरी में जाते जाते क्या बोल दिया उन्होंने स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, in respect of petroleum crude, high speed diesel, petrol, natural gas, aviation turbine fuel, the aforesaid provision shall apply। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक पहले पूरा रीड कर लेते हैं। The aforesaid provision shall apply from the date recommended by the GST council। एक चीज है स्टूडेंट्स, जनरली हम लोग इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं, चलो ये आसान भी हो जाता है, बट मेरा आपसे निवेदन है स्टूडेंट्स की कम से कम एक बार, जस्ट लास्ट मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन, अक्टूबर में जो होगा आपका, एक बार जरूर से ये टर्म जरूर देख लेना, क्योंकि हमें अब जो रेफर हम करेंगे इसको 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में इसको संबोधित करेंगे। लेकिन आप जरूर से इसको एक बार तो रीड करके जाना, समवेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑल्सो, जब आपका फाइनल रिवीजन रहेगा। हो सकता है कि ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आप उसको ओवरलुक कर ले। क्यों मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि कभी कभी स्पेसिफिकली ऐसे टर्म, ये नेचुरल गैस बोल दिया या एविएशन टर्बिन फ्यूल बोल दिया, अगर ऐसे स्पेसिफिक टर्म अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, वहां पर कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए प्राइमरी कि यार ये वही टर्म है कि वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है या वो कुछ और था। ये वो कंफ्यूजन ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत सीरियसली आपको बस हर टाइम पे पढ़ते रहना, नहीं, लेकिन एक झलक पूरे 5 आइटम पे कम से कम अक्टूबर के महीने में फिर से एक बार फिर उसको देख लेना, ताकि ये चीज गूंजती रहे, आपको एग्जामिनेशन डे पे पता रहेगा कि भैया ये 5 पेट्रोल का नाम क्या है। तो इन दिस केस पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल ऑयल, आपका पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड द एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या है इस पर्टिकुलर 5 पेट्रोलियम आइटम पे क्या कभी जीएसटी नहीं लगेगा? क्या ये पर्टिकुलर केस है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा कभी? जैसे हमने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को रखा है कि नो जीएसटी वुड बी लेविड ऑन दैट, क्या सेम वही पैरामीटर इस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी दिया गया है? आंसर इज नो। ये पैरामीटर उस 5 के लिए नहीं है। उसके लिए ये बोला गया कि अभी फिलहाल के लिए इस पे जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। और ये इस पे जीएसटी कब लगेगा? सबसे पावरफुल गवर्निंग बॉडी एक जो है जीएसटी काउंसिल, वो तय करेगी द इफेक्टिव डेट जब इन 5 पे अल्टीमेटली क्या होगा, जीएसटी लगाया जाएगा। तो आज की तारीख में इसका स्टेटस क्या है वो देख लेंगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज द स्टेटस एज फार दिस 5 आइटम्स आर कंसर्न, ये देख लिया जाएगा। उसके पहले स्टूडेंट्स, स्टेटस देखने के पहले एक झलक स्टूडेंट्स मैं ले लूंगा आपको इस स्लाइड में कॉन्स्टिट्यूशनल 101 अमेंडमेंट, जिसके थ्रू से ये सारे आर्टिकल का जन्म हुआ है जो अभी भी हमने देखा है। So let's have a look students in this context. Concurrent power on the parliament and the state legislature to make the law governing taxes on goods and services। concurrent power दी गई है इसे पार्लियामेंट को एंड द स्टेट लेजिस्लेचर को, किस लिए? ताकि वो लॉ बना सके फॉर गवर्निंग टैक्सेस ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा जो पॉइंट है, जीएसटी टू बी लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर अल्कोहलिक लिकर। ये 366 ब्रैकेट 12A वहां से आ रहा है। सबसे जरूरी बात, ये बार सबसे पावरफुल गवर्निंग बॉडी मैंने बताया ना आपको कौन सी थे, जीएसटी काउंसिल। उसका जन्म कहां से हो रहा है? ये जीएसटी काउंसिल का जन्म कहां से हुआ स्टूडेंट्स?
ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हुआ है। और आर्टिकल नंबर 279A, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट्स। ये एग्जैक्टली करती क्या है जीएसटी काउंसिल, इसका क्या रोल है, ये 279A से आपको अल्टीमेटली पता रहेगा। ये चीज का एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में एज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फाइनल सीए में बहुत इंपॉर्टेंट, फाइनल सीए में इसके चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं स्टूडेंट्स। 279 है तो, और बाकी तो आपको कंसेप्चुअली आप रिवाइज भी नहीं करोगे चल जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज बना हुआ है। 279A आपका लास्ट मंथ तक टाइम लिख के चलना आप लोग नोट में, बेसिक कंसेप्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें 279A ये एक ऐसा आर्टिकल है जो आपके लास्ट रिविजन जो होगा अक्टूबर के महीने में वहां पर भी आना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट व्हिच आई विल जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो क्या बोला गया है, आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, क्या करती है हम लोग आगे देखेंगे। जीएसटी टू बी लेविएबल ऑन पेट्रोल, ये पांच पांच प्रोडक्ट में फ्रॉम अ डेट नोटिफाइड, कौन नोटिफाई करेगा, काउंसिल नोटिफाई करेगी। ये वाला पॉइंट देखिएगा, सेंटर टू रिटेन, ध्यान से सुना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है स्टूडेंट्स। सेंटर टू रिटेन पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन द अबाव प्रोडक्ट एज वेल एज टोबैको। मतलब ये कि सेंटर के पास में वो पावर है कि वो ऊपर वाले जो पांच प्रोडक्ट है, ये अबव प्रोडक्ट क्या हो गया, ऊपर वाले पांच प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उन पे जीएसटी लगा सकता है सेंटर, ये बोला गया है। तो सेंटर टू रिटेन द पावर टू लेवी द एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पुराना वाला जो आपने कहा था शुरू में जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी क्या वो एक्साइज वाला जो लॉ चल रहा है प्राइमरी, आपने बोला कि कुछ केस में, वो कुछ केस क्या है, ये केस है प्राइमरी, कि अभी भी जो केस जहाँ पे एक्साइज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो जो चल रहा है प्राइमरी, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो है। साथ ही साथ टोबैको भी अल्टीमेटली एक ऐसा मैटर है जहां पर क्या है, एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगाई जा रही है। मतलब सेंट्रल ने तो एक बार्गेन किया ना एक तरीके से, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट क्या करेगी, स्टेट उस पर अल्टीमेटली एक्साइज ड्यूटी लगाती है, ये तो आपको पता ही है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो अगर स्टेट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो हमारे हाथ में भी एक ऐसा सिन प्रोडक्ट होना चाहिए, डीमेरिट आइटम होना चाहिए, जिसमें हम भी आज भी हमारी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए प्राइमरी हम भी उस एक प्रोडक्ट पे टैक्स लगा सके, वो टोबैको को उन्होंने अपने पास रख लिया। तो स्टेट ने अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अपने पास रख लिया, सेंट्रल ने टोबैको रखा है अपने पास। लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क, स्ट्रक्चरल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जो अब मैं आपको केस स्टडी के जरिए बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स बताइएगा, अब ध्यान से देखना, ये वाला केस स्टडी अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में वो कुछ कास्केडिंग इफेक्ट वाले कंसेप्ट जो हमने, जो थियरी जो बनते, वो चीज मैं आपको यहीं से अल्टीमेटली बता रहा हूँ। जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन दिस 3 केस स्टडी स्टूडेंट्स, जो कि अब आपको बताया जा रहा है। तो इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट्स, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, पहला एक 3 प्रोडक्ट को लेके हम लोग बात करेंगे, और 3 प्रोडक्ट का ही अल्टीमेटली ये केस बनेगा इन दिस रिगार्ड। आइए पहला प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे द फर्स्ट वन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पहला प्रोडक्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपके अपने कोई एक मैन्युफैक्चरर है, और फिर वो किसी डीलर को देते हैं, डीलर आगे कस्टमर को दे देते हैं। ठीक, चलिए, अब यहाँ से अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इसकी अपनी कोई बेसिक सेलिंग प्राइस कुछ होगी, उस कॉन्टेक्स्ट में पकड़ लीजिएगा 1000। उस पर स्टूडेंट्स क्या लगता होगा, मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो मैन्युफैक्चरर पे एक्साइज ड्यूटी लगेगा। यहाँ पे मान के चलो कि जोड़ रहा हूँ 10% का एक्साइज ड्यूटी, तो ये हो गया 100। यहाँ पर अब इस कॉन्टेक्स्ट में टोटल क्या हो गया, एक 1100। इसको आगे बेचा भी जा रहा है, सप्लाई भी किया जा रहा है, बनाने के बाद बेचना, तो बनाने के बाद सप्लाई करना, बताइए जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा स्टूडेंट्स। आर्टिकल 366 इन ब्रैकेट 12A ने जीएसटी का मतलब डिफाइन किया है, और जीएसटी एक ऐसा वो टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस पे लगता है, एक्सेप्ट फॉर सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो वहीं से उसको बाहर कर दिया गया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट एक्साइज ड्यूटी का रेट 10% का है,
तो 100 रुपीज हुआ, 1100 का टोटल हुआ। लेकिन क्या सप्लाई पे, इसके सेल पे क्या लगेगा स्टूडेंट्स? वैट लगेगा। वाट नहीं, वैट लगेगा। 10% होगा स्टूडेंट्स, ये 10% की वैट लगा दी जाएगी स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, और ये हो जाएगा 12,1111। अच्छा, ये एक्साइज ड्यूटी और ये जो वैट है, एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों ही जो ड्यूटीज हैं, ये किसको जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। नोट किया आपने स्टूडेंट्स? ये जो वैट है, इस पे लगता है। वैसे इसकी जानकारी आपको होनी नहीं चाहिए, कि ये तो हमारा ये हिस्सा नहीं है, लेकिन तो भी आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि ध्यान रखना, वैट लग रहा है, जीएसटी नहीं लग सकता है, यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा सप्लाई पे। और उसकी वजह क्या है? वजह तुम हो स्टूडेंट, इजंट इट? आर्टिकल 366 12A, ये पर्टिकुलर पॉइंट है इन दिस रिगार्ड। अच्छा, डीलर, अब जल्दी से यहाँ पे मुझे बताओ, ये पिछले सप्लाई में जो मैन्युफैक्चरर से कौन से टैक्सेस आ रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी आ रहा है और वैट आ रहा है। डीलर मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो एक्साइज ड्यूटी जो होगा वो डीलर पे नहीं लगेगा। तो ये जो डीलर को क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? डीलर भी आगे सप्लाई करेगा ना, तो क्या वो उसका वो सप्लाई क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलने की वजह से मैंने आपको इशारा दे दिया था शुरू में, क्रेडिट एक्साइज ड्यूटी का नहीं मिलने से उस डीलर के लिए क्या वो कॉस्ट के रूप में बनेगा? विल इट बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ द डीलर बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द क्रेडिट? क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से क्या वो एक्साइज ड्यूटी पिछले ट्रांजैक्शन से जो आ रहा है, वो एक्साइज ड्यूटी क्या डीलर का कॉस्ट बनेगा? एंड आंसर इज यस। तो अब जब डीलर बेचेगा, मान के चलो इसका जो सेलिंग प्राइस है 1500 का है, उस 1500 के अंदर ये आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है, ये क्या हो जाएगी? उसका कॉस्ट बनेगी। वजह क्या है स्टूडेंट्स? वजह तुम हो स्टूडेंट्स। कन्वर्ट क्रेडिट जो है, सीसी जो है, वो उससे नहीं मिलने वाली इस कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। और फिर उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट्स, ये वैट लगने वाला है, और वैट तो लगेगा, सप्लाई कर रहा है यहाँ पे। अब बोले यहाँ तो सर जीएसटी लगा दो, जीएसटी नहीं लगेगा, कोई स्टेज पे नहीं लगेगा, ना पहले स्टेज पे ना ही सब्सिक्वेंट स्टेज पे। At any given stage of supply, there will never be a GST on this particular item. Is that clear to all of you? कोई भी स्टेज पे हो, प्राइमरी, दैट एग्जैक्टली द पॉइंट। तो यहां पर भी ये 10% अगर है, तो ये 150 का हो गया। और आपको तो आगे स्टूडेंट्स पता ही है इस कॉन्टेक्स्ट में फिर आगे की चीजें क्या बनने वाली है। इन दिस रिगार्ड, दिस इज व्हाट इट वुड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन। अब यहां पर अगर आपने देखा होगा, तो ये पहला स्ट्रक्चर तैयार है आपका। अब इसके अंदर कास्केडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, जो हमने पहले शुरू में इसको एक टर्म समझा था, ये हो रहा है कास्केडिंग इफेक्ट यहाँ पे। तो जानते हो, ये यहाँ पे डबल लेवल का कास्केडिंग इफेक्ट चल रहा है, डबल लेवल का कास्केडिंग इफेक्ट चल रहा है। आप बोलोगे डबल लेवल का मतलब? मैन्युफैक्चरर के लेवल पे कास्केडिंग इफेक्ट हुआ है। कैसे हुआ है? खुद देखिएगा स्टूडेंट्स, खुद देखिएगा आप लोग। जो एक्साइज ड्यूटी है, वो सौ है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस पे वैट लगाया जा रहा है। एक्साइज ड्यूटी है, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस पर क्या है, ये वैट लगाया जा रहा है 10% का। तो टैक्स पे टैक्स लग गया इसका मतलब। तो ये क्या कहेंगे हम इसे? एज अ कास्केडिंग इफेक्ट। तो दिस वुड बी रेफर्ड एज अ कास्केडिंग इफेक्ट। तो ये हुआ पहला कास्केडिंग इफेक्ट, मैन्युफैक्चरर के लेवल से कास्केडिंग इफेक्ट शुरू हुई है। दूसरा कास्केडिंग इफेक्ट भी आपको पता है, वो कहां पर हो रहा है? एक्साइज ड्यूटी वुड बिकम अ पार्ट ऑफ व्हाट? पार्ट ऑफ द बेसिक सेलिंग प्राइस फॉर द डीलर। क्यों? क्योंकि डीलर के लेवल पर अगर हम देखें, तो डीलर के लेवल पर भी यही सेम बात हम कहेंगे स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे यहाँ पे? कि उसे क्रेडिट नहीं मिल रहा है एक्साइज ड्यूटी का, जो पिछले ट्रांजैक्शन से आ रहा है, और क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से अब वो एक्साइज ड्यूटी उसका कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा। कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा, तो सेल में भी अंदर बैठा रहेगा, सेल प्राइस में बैठा रहेगा, और उस पर फिर डीलर क्या कर रहा है? वैट लगा रहा है। तो अकॉर्डिंगली इस पर भी क्या टैक्स पे टैक्स हुआ है? द आंसर इज यस। ये डबल लेवल पे क्या हो रही है स्टूडेंट्स? कास्केडिंग इफेक्ट हो रही है। ये है आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट दिस स्टेज। गलती से भी अगर आपने भूल से भी कहीं पे भी जीएसटी का नाम मेंशन कर दिया, आप कितने भी सुनहरे फूल सजा दो अपने आंसर्स में बाकी क्वेश्चंस को लेके। मैंने सर छापा मारा है, अचानक मेरे हाथ पे किताब अल्टीमेटली आ गई थी, एग्जामिनर अल्टीमेटली चला गया था बाहर, सेंटर के बाहर, हमें टाइम मिल गया था, तुरंत मैंने पूरे किताब से छापा मार दिया।
कॉमा तक की भी गुंजाइश नहीं है कि मेरे कोई दूसरे आंसर्स में कॉमा भी अल्टीमेटली गलत हो गया था। हाँ, गलती बस इतनी हो गई थी कि 5 मिनट पहले पता नहीं वहां एग्जामिनर भागते भागते आया और मुझे किताब वापस से रखनी पड़ी, और ये आखिरी क्वेश्चन ही अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन था, ये मैंने कहा तो फिट कर दिया, और वहां पे लग रहा है कि गलती होगी कि वहां पे मैंने जीएसटी लगवा दिया वैट की जगह पे। ये हड़बड़ी की सजा क्या मिलने वाली है अब आपको, जो आपने छापा मारा ना अल्टीमेटली, टेक्स्ट बुक से ही ले लेके छापा जो आपने तैयार किया है, बस इतना गलती कर लो आप लोग, ये वाले केस कि जीएसटी गलती से इस पे लिख दो आप, अंजाम आपके सामने आ जाएगा। दिन में तारे कैसे दिखते हैं वो पता चल जाएंगी, आंसर आंसर शीट को जब इवेलुएट किया जाएगा तब। गलती स्टूडेंट्स नहीं पॉसिबल है, ये बहुत बड़ा प्रेजुडिस क्रिएट करता है। कुछ कुछ केसेस हैं, बोथ डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पता है इसके कंटेंट कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर वो गलती अगर आपने कर दिया स्टूडेंट्स, सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाता है ऐसे स्टूडेंट, वो गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दैट इज वेर यू हैव टू बी एक्सट्रीमली बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट पर्टिकुलर नोट। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अब स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड सेकंड पे आते हैं स्टूडेंट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। वो 5 पेट्रोलियम आइटम जो थे हमारे, उसका क्या आज के तारीख में चल रहा है, हालचाल क्या है, एक बार उसकी भी हालचाल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। वो जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसकी, क्योंकि उस पर क्वेश्चन अगर आ जाए, कोई भी आ जाए, मैंने बताया ना कि आखिरी महीने में आपको एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी एक बार रेड करके चलना आखिरी महीने पे, पता रहना चाहिए कि ये 5 आइटम के अंदर बैठा हुआ है। ये तो वो नाम पता नहीं आता है, तो वो चीज में एक बार आप लोग ध्यान से एक बार लास्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑन डे ऑफ द एग्जामिनेशन, लेकिन एटलीस्ट आखिरी महीने में एक झलक अल्टीमेटली जानी चाहिए वो 5 को लेके। तो इस पर क्या सिचुएशन होगा फ्रेंड्स, एक बार इसका भी देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर होगा आपका, डीलर है, और फिर आके कंज्यूमर। तो यहां पर क्या होगी स्टूडेंट्स, गेम क्या खेली जाएगी, एक बार वो देख लिया जाए। इन फाइनली द कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर के लेवल पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो बेसिक सेलिंग प्राइस 1000 in this regard. Thereafter students, which you will see over here, excise duty at the rate of 10%। ये क्योंकि एक्साइज ड्यूटी लगेगा इस पे, इन 5 आइटम पे लिखा गया ना, सेंटर इस पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगाने की कोई इच्छुक है। कब बंद होगा सेंटर का ये आतंक, तब बंद होगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी इन 5 आइटम को लेके कि अब इसे जीएसटी इस पे लगा दी जाए। जब तक रिकमेंडेशन नहीं आती जीएसटी काउंसिल की तरफ से, तब तक पुराना ही जो चल रहा है वो चलने दिया जाएगा। अब पुराने में क्या था कि अगर पुराना जो, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी ये 1100 हो गया, और इस पर आपका फिर वैट भी लगेगा, पुराना ही चल रहा है ना अभी तक। ये इसको क्या है, इस पर लेवी आज की तारीख में उसको नोटिफाई नहीं की गई है, काउंसिल ने उसको अल्टीमेटली बाहर रखा है जीएसटी लगाने से। तो इसके वजह से अभी भी पुराना ही स्कीम इस पर लागू है। तो पुराने स्कीम के हिसाब से स्टूडेंट्स यही सिचुएशन मान के चलो कि वही पुरानी वाली बात हो रही है। इसमें बस एक ही चीज का फर्क हुआ है कि जो एक्साइज ड्यूटी है स्टूडेंट्स यहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, बस ये फंडामेंटल डिफरेंस है। तो फंडामेंटल डिफरेंस बस यही है, बाकी चीजें सेम है। क्या सेम है, आगे देखो, डीलर स्टूडेंट्स जो होगा उसकी अपनी बेसिक सेलिंग प्राइस मान के चलो वही सेम लेते हैं 1500। डीलर को इसका क्रेडिट तो मिलेगा नहीं, तो जो सेनमैट क्रेडिट है इसका वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी क्रेडिट उसे नहीं मिलेगी। सीसी मैंने लिखा है, सीसी का फुल फॉर्म सेनमैट क्रेडिट। वैसे जीएसटी में हम इसे आईटीसी बोलेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं सीसी इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेनमैट पकड़ लो, क्रेडिट पकड़ लो, इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। इस वजह से इसका क्या होगा, ये कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से। बाकी आपको वैट का तो क्रेडिट मिल जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो वैट होगा यहाँ पे 10% का, ये इसकी क्रेडिट मिल जाएगी, तो वैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो ये सिचुएशन ध्यान रखना कि सीसी आपको मिल जाएगी, इस वजह से कॉस्ट का हिस्सा ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर भी जैसे हमने पहले वाले जो केस स्टडी में रखा था, क्या डबल लेवल पे कास्केडिंग इफेक्ट यहां पर भी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कैसे? देखिए, मैन्युफैक्चरर ने जो वैट लगाया है 10% का, वो किस वैल्यू पे लगाया है? 1100 के वैल्यू पे लगाया, तो हो गया मैन्युफैक्चरर के लेवल पे कास्केडिंग इफेक्ट। और दूसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो कौन सा है आपका? डीलर के लेवल पे। डीलर का अल्टीमेटली देखा जाए तो उसके बेसिक सेलिंग प्राइस के अंदर पिछले ट्रांजैक्शन से जो एक्साइज ड्यूटी है, वो एक्साइज ड्यूटी उसके सेलिंग प्राइस के अंदर बैठा हुआ है। एंड द रीजन बीइंग प्राइमरी, ये कॉस्ट का पर्टिकुलर पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन दिस रिगार्ड। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर स्टूडेंट्स ये जो वैट वाला स्कीम है वो भी आपको बताते हुए ये चीज अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इज दैट पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स?
वैट किस पे लगाया? 1500। 1500 के अंदर क्या एक्साइज ड्यूटी बैठा हुआ है? ना, आंसर इज यस। और आखिरी वाला स्टूडेंट जो है, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले सिचुएशन पे ध्यान रखा, ये आना बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये एटलीस्ट तो आपको देख के जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे। मुझे बताइए, क्या टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट आर्टिकल 366(12)(a) से बाहर किया गया? इस जीएसटी का जो टैक्स है वो इसके सप्लाई पे, किसके सप्लाई पे? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट के सप्लाई पे नहीं लगेगा। क्या ऐसा आर्टिकल 366(12)(a) में बोला गया ना? आंसर इज नो। तो इसका मतलब ये जीएसटी इस पे लगाई जा सकती है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, ये जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट, वो क्या 5 आइटम जिसपे फिलहाल जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है, क्या उस 5 आइटम के अंदर आता है? वो भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जीएसटी लगाई जा रही है प्रेजेंटली? आंसर इज यस। ना तो वो 366(12)(a) से बाहर किया गया, ना ही वो 5 आइटम जिन पे फिलहाल जीएसटी नहीं लगाया जा सकता है उनमें शामिल है। इस वजह से ये आइटम के सप्लाई पे आज जीएसटी क्या लगाई जा रही है? ना, आंसर इज यस। ये तो आप सब लोग मानते हो। ठीक है। इस पर क्या पुराना एक्साइज ड्यूटी भी लगाया जा रहा है? इस पे क्या पुराना एक्साइज ड्यूटी भी क्या लगाया जा रहा है? तो दैट द आंसर इज ये। तो जो पुराने स्कीम वाले जो एक्साइज ड्यूटी वाला जो था वो भी लग रहा है, और जो अभी जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जीएसटी है वो भी लगाया जा रहा है। और इस वजह से स्टूडेंट, ये वाला कंसेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट आपके वैल्यूएशन वाले टॉपिक के अंदर आने वाला है। ये वैल्यूएशन का जो टॉपिक है जीएसटी में, उसमें ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बहुत क्रिटिकल है आपके लिए। क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, नोटिस करना, इसके बेसिक सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रहा हूँ। 1000 के बेसिक सेलिंग प्राइस पकड़ लो आप लोग। फिर आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा? एक्साइज ड्यूटी पकड़ने आप लोग एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ 10%, तो ये हो गया 100। क्योंकि और ये एक्साइज ड्यूटी कौन लगा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पुराने वाले स्कीम को लागू किया जा रहा है। ठीक है। अब इसकी सब टोटल कितनी हो जाएगी? 1100। अच्छा, अब क्या जीएसटी भी क्या इस पे लग सक रहा है? लगाई जा रही है? बिल्कुल लगाई जा रही है। जीएसटी भी इस पे लगाई जा रही है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जीएसटी भी लगने, क्योंकि ये तो ना तो आर्टिकल 366(12)(a) से बाहर किया गया, ना ही ये उस 5 आइटम में शामिल है जिसपे अभी के लिए जीएसटी टाल दिया गया। इस वजह से इस पे जीएसटी भी लग रही है। तो ये जो जीएसटी लग रही है स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में, आपकी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये दोनों जीएसटी अल्टीमेटली लग रही है इस कॉन्टेक्स्ट में। और ये 9% और 9% का अगर मैं ये बात कह दूं, वैसे तो इसकी रेट ज्यादा ही है, लेकिन 9% का ही अगर हम रख ले, मुझे बताइए, ये जो 18% जो लगने वाला है कुल मिला के जीएसटी का, ये किस वैल्यू पे लगेगा? दो वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट इस कॉन्टेक्स्ट में, और वो दो वैल्यू क्या है? ये दो वैल्यू है, 1000 पे लगाओ या 1100 पे लगाओ, ये कौन से वैल्यू पे ये जीएसटी लगाई जाएगी? यही वैल्यूएशन टॉपिक। अब जीएसटी के मैटर में आ गए हो आप लोग स्टूडेंट्स, बताइए हो। तो इसका मतलब वैल्यूएशन का टॉपिक अल्टीमेटली जो जीएसटी का सेक्शन 15 है, जिसमें वैल्यूएशन देखी जाती है, उसके आधार पे अगर आपको थोड़ा बहुत टूटा फूटा नॉलेज होगा, बताइए, थोड़ा बहुत आपको पता होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो पर्टिकुलर सिनारियो में स्टूडेंट्स जीएसटी जो है इन दैट रिगार्ड, जो 9% ईच वुड बी ऑन व्हाट वैल्यू? वुड बी ऑन 1100 स्टूडेंट्स। तो ये देख रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स, 1100 का जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे जीएसटी स्टूडेंट्स लगाई जा रही। और ये मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 15 कह रहा है। सेक्शन 15 का अगर मैं बताऊं इस कॉन्टेक्स्ट में, सेक्शन 15 ऑफ योर वैल्यूएशन प्रोविजन जो है सीजीएसटी का, उसमें उन्होंने स्टूडेंट्स जो वैल्यूएशन की बात रखी है, उस पर उन्होंने जो बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू, और उस ट्रांजैक्शन में आपने ऐड कर देना है। क्या ऐड कर दोगे? नॉन जीएसटी वाले जो टैक्सेस है उसे ऐड करना है। तो जितने भी नॉन जीएसटी वाले जो टैक्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और उस वैल्यू पे आपने क्या करना है? जीएसटी का रेट अप्लाई करके जीएसटी कैलकुलेट करना। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ ये आपकी वैल्यूएशन स्टूडेंट सेक्शन 15 की। ठीक है। तो ये चीज थोड़ी कंप्लीट होती है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, 1100 का वैल्यू पे चढ़ेगा जीएसटी, ना कि 1000 पे। अब आप बोलोगे सर कास्केडिंग इफेक्ट हो गया। बिल्कुल हो गया। वो तो उद्देश्य ही है कास्केडिंग करना। लगाओ, अल्टीमेटली कमी नहीं होगी पीने में, तो लगाते रहिए अल्टीमेटली।
तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, सिनारियो में ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, सो बी डजेंट मैटर। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स बेसिक सेलिंग प्राइस डीलर बेच रहा है कंज्यूमर को 1500 में। अच्छा, क्या बेच दिया सर 1500 में आप, तो बेच आए 1500 में स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी तो अब लगेगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का तो केस नहीं। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, पर अब आप आगे जीएसटी लगा दोगे, और आप आगे जीएसटी लगा दोगे। अब ये एक्साइज ड्यूटी मुझे बताइए, क्या ये कॉस्ट का हिस्सा हुआ? क्या आगे वाले डीलर को इसका क्रेडिट मिलता है? नहीं मिलेगा। क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से आपको पता है कि क्या सिनारियो है। तो क्रेडिट के नहीं मिलने की वजह से आपको ये पता है स्टूडेंट्स, इन दिस रिगार्ड व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। तो बिकॉज ऑफ नो क्रेडिट इन दिस रिगार्ड, क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये सिनारियो देखी जा रही है। क्रेडिट के नहीं मिलने से स्टूडेंट्स ये सिचुएशन बन रही है इस सिनारियो में। तो ये कॉस्ट का हिस्सा हो जाएगा ना, आंसर इज ये। जीएसटी लगेगी, बिल्कुल लगेगी। रेट आपको पता ही है, यहाँ पे जो भी रेट लगा दो, ये लगा के 1500 पे कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस पे भी दोनों लेवल पे हो रहा है। ये टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट का केस स्टडी स्टूडेंट्स आपने देख के जा, दैट एग्जैक्टली द पॉइंट। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेरी है तो पूछ लो यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स इसी कॉन्टेक्स्ट में विल प्रोसीड फर्दर इन दिस रिगार्ड। तो ये हमने कर लिया, और अब आइए स्टूडेंट्स, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट जो मैं बता रहा था ना, आर्टिकल 279A, ये वाला सिचुएशन स्टूडेंट जो जीएसटी काउंसिल को लेकर है, वो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स व्हाट इज द सिनेरियो दैट यू हैव टू लुक इनटू इट। तो जीएसटी काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं ये सिचुएशन में, तो आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी फॉर द जीएसटी काउंसिल। ये ही बस एक आर्टिकल है जो कि आपने इवन ऑन द लास्ट डे अगर हो सके, टाइम बीइंग परमिसिबल, ये जरूर से देख के जाना है। क्या कहता है ये स्टूडेंट्स यहाँ पे, इट एम्पावर्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, इट एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट, पहले तो कॉन्स्टिट्यूट करना है जीएसटी काउंसिल का, जिसके अंदर सेंटर का रिप्रेजेंटेशन, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन दोनों होगा। इस डेट पे ये काउंसिल की गठन की गई है। काउंसिल में होते कौन है, कौन होते स्टूडेंट्स, यूनियन सेंटर से दो लोग, फाइनेंस मिनिस्टर खुद जो कि चेयरपर्सन होंगे, और दूसरा आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, एमओएस जो होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस। तो वो अल्टीमेटली एमओएस, जो अल्टीमेटली एक तरीके से कैबिनेट की बर्थ है एमओएस, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, वो दो लोग सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी तो स्टेट तो आपको पता ही है कितने स्टेट होंगे टोटल। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कितने होंगे स्टूडेंट्स, टोटल 31, 28+3, तो दो सेंटर से आ गए आपके यहाँ पे, और 31 आपके स्टेट से आ गए। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो 33 बन रहा है स्टूडेंट्स, 33 हो रही है। मानते हो इस बात को स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट, तो 33 हो जाती है। दो अल्टीमेटली सेंटर की तरफ से, 31 जो है 28+3, ये आपका स्टेट की तरफ से होगा। दिस इज द कंपोजिशन। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बताया जा रहा है। द जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन, देने का काम है उनका, और रिकमेंडेशन इनका जो भी आता है वो फिर लॉ के अंदर उसको अल्टीमेटली अमेंडमेंट के रूप में आपको, जो आप देखते हो, वो इनके रिकमेंडेशन की वजह से वो सारी चीजें की जा रही है। तो जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट ऑन द टैक्सेस, सेस एंड सरचार्ज लेविड, कि क्या टैक्स, सेस और सरचार्ज लगाया जाएगा। एग्जेम्पशन किन पे दिया जाएगा, तो देख रहे हो जितने एग्जेम्पशन चैप्टर का जो भी नींव रखी गई है, ये काउंसिल रखता है। और कब कब किस किस पर्टिकुलर स्टेज पे क्या क्या एग्जामेशन देना है, क्या विड्रॉ करना है, वो सब ये काउंसिल के रिकमेंडेशन पे काम किया जा रहा है। मॉडल जीएसटी लॉ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लेवी एंड अपोर्शनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी की अपोर्शनमेंट कैसे की जाएगी, ये अगर मैं आपको एक केस स्टडी के रूप में बताऊं, तो ये वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी आपको पता होगा इन द जीएसटी लॉ, सेक्शन 17, सेक्शन 70 आईजीएसटी एक्ट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछ लेते हैं तब एग्जामिनेशन के पेपर टफ होने चालू हो जाते हैं। अगर देखो एंड में एक बार अपन कोशिश करते हैं इसको अल्टीमेटली सेटल डाउन करने के लिए, सेक्शन 17 को एक छोटा केस स्टडी देके, ताकि समझ में आए अपोर्शनमेंट कैसा होता है। वैसे आप लोग को पता होगा, नहीं तो भी एक बार रिकैप कर लेना जरूरी है। अपोर्शनमेंट ऑफ जीएसटी
levied on the supplies in the course of interstate trade or commerce, and the principle that governs the supply, the place of supply, POS, जो कि IGST लॉ के अंदर है, रेट ऑफ टैक्सेस, स्पेशल प्रोविजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये देखिएगा आप लोग, स्पेशल प्रोविजन with respect to special category of the state, etc. Special provision relating to the special category of the states. अब स्टूडेंट्स ये भी चीज आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा, ये इन दिस कॉन्टेक्स्ट मुझे बताइए, इस पूरे प्रोसेस में स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स कितने हैं? देखो ये सब चीजें पता होनी पड़ेगी स्टूडेंट यहाँ पे, और ये वाला एरिया थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को अलग अलग लेवल पे। आज कम से कम 2 लेवल पे तो मैं आपको चीजें बता दूंगा। यहाँ पे पहले मुझे बताओ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कितने हैं? बिल्कुल सही, 11 है, कुल मिला के टोटल 11 है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टूडेंट्स अगर देखा जाए टोटल 11 है। तो 11 में तो पहले तो नॉर्थ ईस्ट के 8 हो गए। तो अगर बहुत तेजी से लिखा जाए तो असम हो गया अपना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। ये तो आपके हो गए स्टूडेंट्स, यही आपके इस कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा जो है आप, सॉरी, नेक्स्ट आपके जो पर्टिकुलर पॉइंट में आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है? JNK, हिमाचल प्रदेश एंड फाइनली स्टूडेंट्स उत्तराखंड। 8, 9, 10 और 11, ये है आपके टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। अब मुझे बताइए, जो भी अल्टीमेटली GST काउंसिल का क्या काम है, वो क्या करती है? वो बताती है स्पेशल प्रोविजन और स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इन पूरे 11 का उन्होंने पहले तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया कि ये 11 है। तो कौन से वो 11 होंगे? तो ये 11 को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला है। 8 नॉर्थ ईस्ट का हो गया, JNK, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। अब मुझे बताओ कि जो भी प्रोविजन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लाए जाएंगे, क्या वो सारे 11 के लिए होंगे, या उनमें से, लाइक फॉर एग्जांपल 5 है, 6 है, 7, या उनमें से किसी पे भी वो प्रोविजन लाया जा सकता है? तो उस पे ध्यान रखना, कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो भी हम स्पेशल प्रोविजन इन स्पेशल स्टेट के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो सब 11 पे होगा। उस पे चुनाव किया जा सकता है, और उन्होंने चुनाव किया भी है, और वो दिखता है while we discuss some of the provision like registration, कंपोजिशन लेवी। अगर जब आप रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन लेवी इस टाइप के टॉपिक्स अगर आप जब वो करते हैं तो वहां पर थोड़ा आपको पता चलता है। जैसे कि अगर ये देख ही लेते हैं कि अगर थोड़ा रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक अगर मैं देख अपन देखें अंडर सेक्शन 22 रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, आपको पता होगा। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। इस केस में 2 टर्नओवर दिया गया आपको इन दिस रिगार्ड। तो एग्रीगेट टर्नओवर एक तो 20 लाख का है, और दूसरे केस में एग्रीगेट टर्नओवर स्टूडेंट्स 10 लाख की बात रखी गई है। मतलब कि अगर 10 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है देन यू आर लायबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, और जो नॉर्मल केस है वो तो 20 लाख का है। तो वो 10 लाख किसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर? 10 लाख किसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर? किसके लिए? ये होगा उस 11 में से 4 स्पेशल पर्टिकुलर कैटेगरी, सिर्फ 4। और वो 4 कौन से होंगे स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो 11 की गुंजाइश थी, लेकिन 10 लाख का रजिस्ट्रेशन का जो टर्नओवर का जो लिमिट तय किया गया वो सिर्फ 4 के लिए। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे। दूसरा जो एग्जांपल है स्टूडेंट्स इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, वो क्या है? यहाँ पे कंपोजिशन लेवी में भी, जब आप कंपोजिशन लेवी पढ़ते हो यहाँ पे अंडर सेक्शन 10(1), वहां पर भी कुछ चीजें आपको समझ में आती है कि वहां पे भी कुछ बात रखी गई है जो कि मामला गंभीर कर देता है उसको। और वो क्या है स्टूडेंट्स, आप खुद देख सकते हो इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो कंपोजिशन लेवी की अगर मैं बात करूं इस सिनारियो में, तो यहाँ पर भी एक एग्रीगेट टर्नओवर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। एग्रीगेट टर्नओवर स्टूडेंट्स यहाँ पे
1.5 CR का है। जनरली कंपोजिशन लेवी होता क्या है कि भाई नॉर्मल जीएसटी पे ना करके मैं एक रिड्यूस जीएसटी क्या करूंगा, पे करूंगा, और वो जीएसटी को बोलते हैं कंपोजिशन लेवी। नॉर्मल जीएसटी को ना पे करके मैं एक रिड्यूस रेट ऑफ जीएसटी पे करूंगा, ये एक ऑप्शन है आपके पास। कंपोजिशन लेवी का एक ऑप्शन 10(1) में मिल जाता है। तो बाकियों के लिए 1.5 करोड़ का टर्नओवर रखा गया है जिसपे कंपोजिशन लेवी एप्लीकेबल अल्टीमेटली की जा सकती है। अगर आप वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हो तो 1.5 करोड़ का बाकियों के लिए दिया गया है, वहां तक कंपोजिशन लेवी होगी। उसके बाद अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर जाता है तो नॉर्मल स्कीम में आप बाय डिफॉल्ट आ जाते हो। और अगर आप अदर देन दैट, अगर स्पेशल स्टेट की अगर हम बात करें, तो वहां पे एग्रीगेट टर्नओवर बताइए कितने का बताया गया स्टूडेंट्स, 75 lakhs का। वहां पे एग्रीगेट टर्नओवर स्टूडेंट 75 lakhs की बात रखी गई है इन दिस केस। और यहाँ पे कितने स्टेट स्टूडेंट्स, 8 स्टेट्स दिए गए हैं, 8 स्टेट। देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन के लिए 4, कंपोजिशन लेवल में 8 हो गए। अब आप बोलोगे सर ये 8 कौन से हैं, तो आसान कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो 11 तो पता ही है आपको, उसमें से मुझे 3 कम करने हैं, वही अल्टीमेटली कर लूँ। तो 11 स्पेशल स्टेट तो ऊपर मैंने लिख ही दिया था, उसमें से 3 कम कर दो। और वो 3 कौन से हैं, जो समृद्ध को बोलते हैं ना कि भाई इनको, ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी स्टेट है, इसमें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है इन स्टेट वालों को, तो इनको बड़े स्टेट की कैटेगरी में ही रखा जाए, 1.5 करोड़ का अल्टीमेट रखा जाए। जो छोटी स्टेट है उस 11 के लिस्ट में, उनको 75 lakhs का लिमिट दिया गया है। भैया आप यहाँ तक भी पहुंच जाओ, बहुत बड़ी बात है। बियॉन्ड 75 lakhs तो बहुत कम लोग ही पहुंचते हैं। तो आप लोगों के लिए 75 lakhs तक हम अल्टीमेटली कंपोजिशन स्कीम अगर लागू कर देंगे। उसके बियॉन्ड अगर आपका टर्नओवर चला जाए तो आपको नॉर्मल स्कीम में आना पड़ेगा। तो वो 3 को जिसको छोड़ा गया है, जिसके लिए टर्नओवर 1.5 करोड़ होगा, वो 3 कौन से हैं? तो उसमें JNK है, हिमाचल प्रदेश, और फिर आपका है असम। तो बैलेंस हो गए 8। तो ये 8 पे जो कंपोजिशन स्कीम है, वो 75 लाख के टर्नओवर तक कंपोजिशन स्कीम लागू है। बियॉन्ड 75 lakhs का अगर टर्नओवर जाता है तो वहां पर नॉर्मल स्कीम लग जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान में, तो देख रहे हो ये जो है ना, ये बात जो है कि भैया हम, जीएसटी काउंसिल ने 11 स्पेशल स्टेट के बारे में बात रखी है, लेकिन अब उन पे जो स्पेशल प्रोविजन बनेगा, जरूरी नहीं कि वो सारे 11 पे एप्लीकेबल होगा। उनमें चुनाव किया जा सकता है, जो कि उन्होंने किया है, जो दिखता है फ्रॉम वेरियस प्रोविजन व्हेन यू रेफर अंडर द जीएसटी लॉ। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ग्रुप में दो तो आपको, जो बड़े वाले जो दो है वो बता दिए, और भी इक्के दुक्के आएंगे बीच में, वो देख लेंगे। ये चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी इन दिस कॉन्टेक्स्ट। Is that point clear to all of you? Everyone. Fine स्टूडेंट्स, तो ये सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखना इन दिस रिगार्ड। अब जो है स्टूडेंट्स, इस पूरे पॉइंट पे आइए। ये सिचुएशन में आइएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, बाकी जल्दी से कपल ऑफ पॉइंट्स। जीएसटी काउंसिल shall recommend the date on which the goods and service tax be levied on petroleum crude। तो कौन सा डेट होगा जिस डेट से पेट्रोलियम क्रूड पे जीएसटी लगेगा? कौन सा डेट होगा जिस डेट से पेट्रोलियम क्रूड पे, हाँ वो 5 आइटम पे, तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। That particular point I have already have told you. One half of the total number of members shall constitute the quorum at the meeting। तो quorum कितनी की होगी स्टूडेंट्स? वन हाफ की होगी। quorum कितनी की होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पे वन हाफ की होगी। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अब आप 50% quorum अल्टीमेटली लगेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। 50% की स्टूडेंट क्या है, ये quorum है। 50% की स्टूडेंट्स क्या होगा, ये quorum है। 50% की क्या होगी स्टूडेंट्स, ये quorum है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। फाइन। उसके बाद अगर आप देखोगे इस कॉन्टेक्स्ट में, एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड एवरेज वोट ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द वोटिंग। 3/4 की ये होगी यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में। अब एक सिचुएशन स्टूडेंट, बस जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी यहाँ पे देख रहे, 50 में अगर भाई अपोजिशन स्टेट वाले ही अगर ज्यादा स्टेट रूल कर रहे हैं, और वो मैंने बताया टोटल 31, तो ये हो गए स्टेट्स, हो गए 2 सेंटर हो गया। अगर मान के चलो कि right now in the country कि एनडीए इज अ गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट है,
बाकी मान के चलो कि बाकी सारे अल्टीमेटली कंट्री में एक कांग्रेस की गवर्नमेंट है स्टेट में, तब तो वो जीएसटी तो जिस तरीके से कांग्रेस अगर चाहेगा वही तरीके से फिर जीएसटी होगी, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है जीएसटी काउंसिल में इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखना, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो दो वोट है ना इस केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के दो जो लोग हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से दो मेंबर है, फाइनेंस मिनिस्टर और ये, इनकी जो वोटिंग होती है स्टूडेंट, कितने की वोटिंग होती है, वोट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो 33.33% है, ये इनकी वोट है शेयर। और बैलेंस जो सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका अल्टीमेटली, तो ये दो लोग कितने के बराबर है, 33.33% के बराबर है। ये दो कितने के बराबर हुए स्टूडेंट्स, 33.33%। और बैलेंस जो होंगे स्टूडेंट्स आपके इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैलेंस है, ये दो भारी पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। उनको बाकी जो उनकी जो रूलिंग पार्टी जो है उसको अपने तरफ से और इकट्ठा बैलेंस 17% या उस थोड़ा ज्यादा कर दे, 50 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इन दिस रिगार्ड, ये वो 50 के ऊपर आ जाएगा, लेकिन मेजोरिटी चाहिए होगी स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, शुड नॉट बी लेस देन 3/4। तो ये सिर्फ 50% के ऊपर वाला मत रख देना, यहाँ पे 3/4 होगा। पर अगर एमसीक्यू लेवल पे क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज क्या नहीं टेस्ट किया जा सकता है ये चीजों को लेके। ठीक है, ये एमसीक्यू लेवल पर हो सकता है एट द मोस्ट, बियॉन्ड दैट ये जाएगा नहीं। तो 3/4 लगेगा, 50% के ऊपर नहीं लगेगा कि 17%। गवर्नमेंट सेंट्रल ये सोचे कि भैया हमारा तो 33 हो गया, प्लस 17 जुगाड़ कर लो, हो गए पावरफुल, नहीं हो पाएंगे। ये सिचुएशन, और जीएसटी देखो ये गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी, ये उस टाइम पे आई थी जब ये गवर्नमेंट एट इट्स पीक था। तो स्टेट गवर्नमेंट तो भाई डरी हुई थी, बोले कि जब आप ही 33 हो, बस आपको बस बैलेंस 17 लेना है, तब तो हमारी क्या बात सुनाई जाएगी। इस वजह से 3/4 को रखा गया, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये इस तरीके से कंसेप्ट को याद रख लेना, काफ़ी हो जाएगा। विद दैट स्टूडेंट्स, इस कॉन्टेक्स्ट में आखिरी वाला एक पॉइंट बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये अपोर्शनमेंट वाला पर्टिकुलर पॉइंट, अपोर्शनमेंट वाला पॉइंट स्टूडेंट, जो सेक्शन 17 आईजीएसटी एक्ट के अंदर कि कैसे इंटरस्टेट सप्लाई जो होगा, उस इंटरस्टेट सप्लाई में अपोर्शनमेंट कैसे की जाएगी, उस इंटरस्टेट सप्लाई में अपोर्शनमेंट कैसे की जाएगी, ये आपको बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स थ्रू सेक्शन 17 इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर अगर आप देखोगे इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। कर्नाटका, मान के चलो एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेना, से तमिलनाडु, तो डीलर कर्नाटका का है, और वो क्या कर रहा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, उसने एक तो कर्नाटका लेवल पे इंट्रा हुआ है, और यहां पर इंटर हुआ है, आई ए इंट्रा, आई ई इंटर, बस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, इंट्रा हुआ है स्टूडेंट, तो ऐसे केस में बेसिक सेलिंग प्राइस मान के चलो 10,000, बेसिक सेलिंग प्राइस इसकी 10,000 मान के चलेंगे। फिर उसके बाद ये जो दो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा इंट्रा होने की वजह से, डीलर 1 डीलर 2 कर्नाटका के, ध्यान रखना। और फिर आगे डीलर 2 से, कर्नाटका का जो डीलर 2 है उससे आगे जाता है ये डीलर 3 की तरफ। एक मिनट, और यहाँ पे एसजीएसटी, तो ये दोनों ही 900 रुपये 900 रुपये, ठीक है, 900 रुपये हो गए। अब टोटल आप इसका ले लेंगे, इसका सिनारियो में जो भी होगा टोटल से कोई मतलब नहीं है, देख लेना सही भी है कि नहीं। दो अब ये, लेकिन गुड्स क्या कर्नाटका में कंज्यूम हुआ, आगे जाके सप्लाई होता है टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर पर्सन, ये तमिलनाडु की तरफ निकल गया, तो कंजम्पशन आगे तमिलनाडु की तरफ है। अब इस सिचुएशन में स्टूडेंट बताइएगा यहां पर क्या होगा, यहाँ पे बेसिक सेलिंग प्राइस मान के चलो इस कॉन्टेक्स्ट में, और इंटरस्टेट ये 20,000 का है, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट 20,000 पे क्या कर रहा हूँ,
उस सिचुएशन में आईजीएसटी लगा रहा हूँ। आईजीएसटी स्टूडेंट्स, अभी आईजीएसटी लगेगा इंटरस्टेट में, बिल्कुल 18% का आईजीएसटी लगा दिया, तो टोटल 3600, दैट इज हाउ दिस थिंग वुड बी देयर। 3600 स्टूडेंट्स, 23,600। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन ये आता है इसको अल्टीमेटली वहां पे कैसे फिट किया जाए। देखो क्या होगा, कंजम्पशन तो पक्का है कि कर्नाटका में नहीं हुआ है, लेकिन कर्नाटका का जो पहला इंट्रा स्टेट हुआ है उससे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को 900 रुपए मिले। लेकिन क्योंकि कंजम्पशन वहां पे नहीं हो रहा है, क्योंकि कंजम्पशन वहां पे नहीं हो रहा है, क्या इस वजह से स्टूडेंट्स क्या अब उनको वो पैसे लौटाने पड़ेंगे? आंसर इज ये पैसे स्टूडेंट्स अब उनको लौटाने पड़ेंगे फॉर द रीजन बीइंग ये पर्टिकुलर कंजम्पशन उस पर्टिकुलर गुड्स का कर्नाटका के स्टेट में नहीं हुआ है। ये केस जा रहा है कहां पे जा रहा है स्टूडेंट? इन द केस ऑफ एन इंटरस्टेट सप्लाई। और इस इंटरस्टेट सप्लाई में होने की वजह से यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, आईजीएसटी में उनको पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो पहले उन्होंने कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया? पहला कलेक्शन स्टूडेंट्स कहां पे हुआ है? इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट हैज हैपेंड इन कर्नाटका। तो ये पहले लेग ऑफ ट्रांजैक्शन में बताइएगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हिस्से में 900 रुपए 900 रुपए, ठीक है? विथ स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटका यहां पे इन दिस रिगार्ड। फिर सिचुएशन हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे आईजीएसटी ये बन रही है। अब होगा क्या कि इनको फिर अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करना होगा क्योंकि कंजम्पशन हुआ नहीं है। तो आईजीएसटी में फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1800 हो जाएंगे, 1800। और फाइनली स्टूडेंट बाद में इन्हें मान के चलो कि तमिलनाडु में ये क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है। अगर तमिलनाडु में अगर ये कंज्यूम होता है स्टूडेंट्स, तो फिर मुझे बताइएगा इस पूरे प्रोसेस में क्या फिर ये आईजीएसटी क्या हमें तमिलनाडु सरकार को देनी पड़ेगी? उसको उससे बांटनी पड़ेगी? आंसर इज यस। कितना बांटेंगे आईजीएसटी स्टूडेंट्स? ध्यान रखना यहाँ पे 3600 हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में। ये 3600 की लाइबिलिटी को पे करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया होगा, एक्स्ट्रा 1800 मैंने क्या किया होगा, इसको कैश में डाला होगा। ये कैश में पे हुआ ना, क्योंकि जब मैं क्रेडिट इस्तेमाल करूंगा तो 3600 की लाइबिलिटी आईजीएसटी की है। तो 3600 की लाइबिलिटी से मैं वो पिछले वाले ट्रांजैक्शन से जो सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा है वो एडजस्ट करके मैं 1800 तो एडजस्ट कर लिया। तो बैलेंस जो बचता है 1800 वो मुझे कैश में आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। तो मेरे आईजीएसटी की किटी में कितना आ गया? 3600। कैसे आया? 1800 आईटीसी के रूप में ऑफ दैट ईजीएसटी एंड एसजीएसटी, और दूसरा जो है 1800 बैलेंस जो है वो कैश के रूप में अल्टीमेटली ये भुगतान करके मेरे आईजीएसटी में अब टोटल कितना हो गया? 3600 हो गया। तो आईजीएसटी अकाउंट में 3600 का अल्टीमेटली ये अमाउंट आ गया। अब मुझे बताओ 3600 आ गया, अब ये गुड्स आगे तमिलनाडु में ही कंज्यूम हो रहे हैं। तो अब तमिलनाडु में अगर कंज्यूम हो रहे हैं तो ये आईजीएसटी मुझे बांटनी पड़ेगी। किसको बांटूंगा? पूरा तमिलनाडु को दे दूंगा? आंसर इज नो। यहाँ पे अब ये सिचुएशन आपको पता है स्टूडेंट्स, ऐसे केस में अब यहाँ से 1800 जाएगा स्टूडेंट्स किसको? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 1800 प्राइमरी। और दूसरे केस में ये जो 1800 बैलेंस है ये अब आप किसको बांटोगे स्टूडेंट्स? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होगी पता है आप लोगों को स्टूडेंट्स कौन सी है? वो तमिलनाडु की सरकार इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये है अपॉर्चुनमेंट थ्योरी। ये आपका अल्टीमेटली सेक्शन 17 के जरिए अल्टीमेटली अपॉर्चुनमेंट ये बनाया। So therefore, in this context, students, always keep this particular point in mind कि इस सिचुएशन में जब आईजीएसटी की कानून यहाँ पर जब बात इंटरस्टेट सेल जब होता है और आपका कंज्यूमर दूसरे स्टेट का है, कंज्यूमर कहाँ का है? दूसरे स्टेट का है। तो ऐसे हालात में पिछले ट्रांजैक्शन में जो इंट्रा स्टेट था सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाई गई थी, तो वो इस्तेमाल आपने आईजीएसटी के पेमेंट के लिए किया था। अच्छा, वो जो पिछला स्टेट गवर्नमेंट था उसका हक अब नहीं बनता क्योंकि कंजम्पशन उस स्टेट में हुई नहीं थी उस गुड्स की, उस सप्लाई की। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज टू ट्रांसफर द अमाउंट टू द आईजीएसटी अकाउंट, टू द आईजीएसटी अकाउंट।
कितना ट्रांसफर करेगा? जितने का वो चार्ज किया था उस सप्लाई को, पिछले सप्लाई को लेके, तो दैट अमाउंट विल गेट ट्रांसफर्ड टू दी आईजीएसटी अकाउंट। सेंटर भी ट्रांसफर कर देगा इनिशियल, वो सेंटर की तरफ से तो देखो कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि ठीक है भाई हमने आईजीएसटी अकाउंट में डाल के फिर बाद में आगे आगे वाले कंजम्पशन जो तमिलनाडु में हुई है वो कंजम्पशन में हमें फिर से अल्टीमेटली अकाउंट चेंज का ही रेलेवेंस है, बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में पैसे है। लेकिन स्टेट के लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि स्टेट पे क्या देखा जा रहा है स्टूडेंट्स, कि पहले ये कर्नाटका ने क्या किया था, लेवी किया था उस पे, आगे पता नहीं था कि ये इंटर स्टेट होके तमिलनाडु में कंज्यूम होगा, तो स्टेट ने अल्टीमेटली क्या किया था, उस पे चार्ज किया था, और फिर बाद में ये जा रहा तमिलनाडु में इंटर स्टेट सप्लाई होने की वजह से, उस इंटर स्टेट सप्लाई में आपने क्या किया स्टूडेंट्स, पिछले ट्रांजैक्शन से जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाई गई थी उसका क्रेडिट आपने यूज किया, और जो बैलेंस आईजीएसटी की लायबिलिटी थी वो आपने कैश में पे किया। तो आईजीएसटी अकाउंट में जो टोटल अमाउंट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है, 3600, और वो 3600 को प्राइमरी फिर बांटा जाएगा ऑन, बिकॉज द कंजम्पशन इज इन तमिलनाडु, तो क्या पूरा बांटा जाएगा, नहीं, अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा टू द स्टेट एंड द सेंटर। दैट एग्जैक्टली हाउ दिस अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट, सेक्शन 17। ये है स्टूडेंट सेक्शन 17 का कंसेप्ट इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर ये चीजें आप लोग ध्यान में रखना है इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट्स। बस आज यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक बेसिक पॉइंट को देख के हम लोग आज विराम करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन बहुत होता है, और ये मुझे इस्तेमाल हमारे आगे वाली क्लास में करते रहना है हमें। बिकॉज ऑफ दैट रीजन स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अ नोट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट केयरफुली। ये पैसे आपको पता है, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स ये जानकारी जितने बार भी ली जाए, अल्टीमेटली हमेशा बहुत ध्यान रखना ये वाला कंसेप्ट को, ये आईटीसी वाला कंसेप्ट को इस कॉन्टेक्स्ट में। रूल 88 ए में इसका पैटर्न बताया, इसका मैनर बताया, उसका हायरार्की बताया, कंजम्पशन जो होता है ना आईटीसी कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसकी हायरार्की भी उसने बता के रखी है। अब ये हायरार्की के लिए स्टूडेंट्स आप लोग कैसे करना, यहाँ पे इन कुछ ऐसे कॉलम बनाना, इसको अगर हो सके तो स्टूडेंट्स भले ही आपको पता हो, मैं चाहूंगा ये वैसे आने वाला है, आगे वाले टॉपिक में जब आईटीसी होगा तो एक चार्ट भी आपको इसका दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एक बार नोट अपने किताब में वापस से कर लें। ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो, इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा भी अगर लैप्स होता है आपके एप्लीकेशन में, बहुत भारी पड़ेगा ये प्राइमरी, कि मैं बोलता हूँ कुछ फंडामेंटल एरिया ऐसे जहाँ पे आप गलत नहीं हो सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ पे गलती अगर हो स्टूडेंट्स बहुत भारी पड़ेगा, भले ही आपका बाकी आंसर कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो भले ही एक इसका एक चार्ट है in the subsequent ITC topic. But still, I would want that you should just take a note of this thing in your notebook. So, input tax credit, input tax credit on account of, on account of what students? यहाँ पे पहला मैं लिख रहा हूँ आईजीएसटी की, और उसका स्पेस दे देना इसके कॉन्टेक्स्ट में। दूसरा मैं लिख रहा हूँ सीजीएसटी का, और तीसरा लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स एसजीएसटी। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। उसके बाद स्टूडेंट्स आउटपुट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी, एंड देन देयर आफ्टर आउटपुट लाइबिलिटी on account of CGST, and last students SGST लिख दो, आउटपुट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ SGST। ये बस ये कॉलम भरना स्टूडेंट जल्दी से, जस्ट अलाउ मी अ मिनट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉपी कर लिया आप लोग ने? तो ये पूरा सेगमेंट स्टूडेंट्स एक इनपुट का रहा। यहाँ से आपकी राइट हैंड साइड से पूरी आउटपुट की लाइबिलिटी, ठीक है। तो ऐसे केस में आईजीएसटी की इनपुट क्रेडिट आपके पास है, आईजीएसटी की इनपुट की क्रेडिट आपके पास है आईजीएसटी की, और आउटपुट लाइबिलिटी आपका आईजीएसटी है। सबसे पहला प्रायोरिटी स्टूडेंट आपको इसके लिए देना है। तो मैं यहाँ पे इसका हायरार्की लिख रहा हूँ। सबसे पहले ही प्राथमिकता जो देनी है इसको यूटिलाइज करने की, किसको यूटिलाइज करने की बात हो रही है स्टूडेंट्स? आईजीएसटी की क्रेडिट को यूटिलाइज करने की बात हो रही है। तो आप उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, या कोशिश क्या करेंगे, टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी ऑन आईजीएसटी। ये पहला है। दूसरे में ये दोनों लोग आ जाएंगे, इसमें कोई ये नहीं है। दूसरे में दोनों है प्राइमरी इन एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, क्योंकि कभी कभी आईसीआई कुछ क्वेश्चन में सीजीएसटी को लेता है या एसजीएसटी को लेता है। जनरली सीजीएसटी को जनरली होना चाहिए पहले केस में, बट ऐसा कुछ लॉ में ये रखा नहीं गया क्योंकि ये अकाउंट ट्रांसफर सेंटर टू सेंटर जाता है। बट नेवरदलेस हम लोग अपनी क्लास में ये पोजीशन एक लेके चलेंगे कि अगर ऐसी बात होती है और अगर आईजीएसटी की क्रेडिट है, हमें जब ऐसी आता है कि सीजीएसटी की लायबिलिटी आ गई है और एसजीएसटी की लायबिलिटी दोनों है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग? तो ऐसा कुछ लिखा नहीं लॉ के अंदर, आप अपने हिसाब से अल्टीमेटली लिख सकते हो वहां पे, लेकिन हमें एक फर्स्ट डालना तो पड़ेगा आंसर में। जरूर से नोट में ये आएगा स्टूडेंट्स, ये नोट का हिस्सा बनेगा, ये नोट बनेगा एग्जामिनेशन नोट। तो मैंने बताया सिर्फ ज्ञान नहीं करना है, एग्जामिनेशन में क्या नोट लिखना है, इसके लिए कोई ऑर्डर अगर आपने दिया है वो ऑर्डर लॉ के अंदर नहीं है, ये आप अपने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हो। तो इन एनी ऑर्डर ये नोट का हिस्सा बनेगा, ये चीज नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन, दैट इज द पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट भी मैंने स्टूडेंट्स यही लिखना है, आईजीएसटी को लिखना है। आईजीएसटी खत्म नहीं हुआ अभी तक, आईजीएसटी ही चल रहा है अभी भी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट है इस कॉन्टेक्स्ट में आईजीएसटी के लिए। बताइए क्या तीसरा पॉइंट भी होगा स्टूडेंट? यहाँ पे मैं ऐसा लिखवा रहा हूँ, इनपुट टैक्स क्रेडिट कि पहला आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि आपने पहले पूरी पूरी अपनी आईजीएसटी को एग्जॉस्ट करना है, उसकी क्रेडिट को एग्जॉस्ट करना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट? ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। दूसरे अल्टीमेटली सीजीएसटी क्रेडिट या एसजीएसटी क्रेडिट को इस्तेमाल करने के पहले आपने क्या करना स्टूडेंट्स? सीजीएसटी क्रेडिट या एसजीएसटी क्रेडिट को इस्तेमाल करने के पहले स्टूडेंट्स बताइए क्या करेंगे आप लोग? अपनी आईजीएसटी की क्रेडिट को खत्म करेंगे। तो यू विल फर्स्ट एग्जॉस्ट fully your IGST credit. Is that point clear to all of you? IGST credit पहले खत्म किया जाएगा। ये आईटीसी में ये बार बार उसको हैमर करना, स्किल में पहले दिन से ही इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स में शायद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमने अभी शायद फर्स्ट रीडिंग नहीं ली है या ली है बस अभी फर्स्ट रीडिंग हुई है। उनके लिए बेनिफिट के लिए पहले दिन से ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हैमर करना जरूरी है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्योंकि ये हर टॉपिक पे अब आने वाला है। इवैल्यूएशन के टॉपिक से शुरू हो जाएगा ये कि भाई वहां पे बताओ ये क्रेडिट है, तो ये इस्तेमाल ऐसे ही करना पड़ेगा कि आपके पास आए पिछले ट्रांजैक्शन का 3 क्रेडिट आपके पास है, पिछले ट्रांजैक्शन से 3 क्रेडिट आपके पास आ रहा है। सीजीएसटी की क्रेडिट है, एसजीएसटी क्रेडिट और आईजीएसटी की है। सबसे पहला आपको हैमर करना पड़ेगा आईजीएसटी को, तो वो क्रेडिट को पूरी तरह से आपको खपत कर देना है अपने अपने आउटपुट लायबिलिटी के। और फिर बाद में जो एक्सेस आउटपुट लायबिलिटी है, उस एक्सेस आउटपुट लायबिलिटी अगर सीजीएसटी का होगा तो सीजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल करें, अगर एसजीएसटी का होगा तो एसजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल करें। लेकिन पहला फंडामेंटल रूल है कि आईजीएसटी क्रेडिट कंप्लीटली उसको निल कर देना है, और वो निल करेंगे प्राइमरी इन दैट कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद ही बैलेंस क्रेडिट को आपने इस्तेमाल करना है। अब बताओ सीजीएसटी की क्रेडिट है मेरे पास, तो क्या सीजीएसटी की क्रेडिट को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ टू आईजीएसटी के लिए? इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? लेकिन लेकिन क्या? लेकिन पहला नहीं करेंगे आईजीएसटी,
पहले नहीं कि सीजीएसटी क्रेडिट को आईजीएसटी की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट करेंगे, नहीं करेंगे। पहले पहले मैंने क्या बोला, आईजीएसटी क्रेडिट अगर आपके पास है तो वो आपने पहले आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी जो है उसके लिए आपने एडजस्ट करनी है। और उसके बाद भी अगर आपका एक्स्ट्रा आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर आ रही है और आपके पास सीजीएसटी की क्रेडिट मौजूद है, तो आप सीजीएसटी क्रेडिट को इस्तेमाल करेंगे टू एडजस्ट योर आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी। जो आपका एक्सेस आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी है वो फिर आप सीजीएसटी क्रेडिट को इस्तेमाल करना, तो वो यहां पर आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन दिस रिगार्ड? तो ये सिचुएशन आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, सॉरी, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट को सीजीएसटी को ये डाल दिया यहाँ पे। ये तो चलो ठीक है, अगर आपकी आउटपुट लायबिलिटी सीजीएसटी की है तो आप सीजीएसटी क्रेडिट को इस्तेमाल करेंगे टू मीट योर आईजीएसटी सीजीएसटी लायबिलिटी। अगर आपकी सप्लाई, अगर उसमें सप्लाई में सीजीएसटी की लायबिलिटी आ रही है तो आप क्या सीजीएसटी क्रेडिट को इस्तेमाल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और फिर क्या सीजीएसटी की क्रेडिट को आईजीएसटी के लायबिलिटी के साथ एडजस्ट किया जा सकता है? वो भी किया जा सकता है, वो मैंने बता दिया आपको अभी अभी कि आपका अल्टीमेटली जो सीजीएसटी का क्रेडिट होगा दैट कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स मीटिंग अप योर आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी। आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी में कोई मनाही नहीं है, आप सीजीएसटी की क्रेडिट को भी इस्तेमाल कर सकते हो, एसजीएसटी क्रेडिट को भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ योर आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी। तो वो आप सीजीएसटी क्रेडिट और एसजीएसटी क्रेडिट को भी इस्तेमाल दोनों कर सकते हो। लेकिन ये दोनों का क्रेडिट इस्तेमाल करने के पहले मैंने क्या आपको बोला था, क्या बोला था? इंश्योर करना होगा आपको कि आईजीएसटी की क्रेडिट पूरी तरह से जीरो हो चुकी है, तब जाकर ही सीजीएसटी क्रेडिट या एसजीएसटी क्रेडिट आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो फॉर व्हाट, फॉर एडजस्टिंग योर आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले आईजीएसटी क्रेडिट पूरा जीरो कर दो, उसके बाद सीजीएसटी या एसजीएसटी क्रेडिट को इस्तेमाल करना फॉर योर आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी। ठीक है। अच्छा, दूसरा तो आपको पता ही है कि सीजीएसटी की क्रेडिट को मैं सीजीएसटी की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। क्या सीजीएसटी की क्रेडिट को मैं एसजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ? आंसर इज नो, ये नहीं हो पाएगा। क्रॉस एडजस्टमेंट नहीं पॉसिबल। सेंटर का स्टेट की तरफ और स्टेट का सेंटर की तरफ ये वाला एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। आईजीएसटी के लिए पॉसिबल है, लेकिन सेंटर का स्टेट की लायबिलिटी की तरफ या स्टेट का सेंटर की लायबिलिटी की तरफ वो वाला पर्टिकुलर क्रॉस एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा स्टूडेंट्स। और फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो पहले स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी क्रेडिट या एसजीएसटी की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या एसजीएसटी की क्रेडिट एसजीएसटी की लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो सकता है? एंड द आंसर इज यस, बिल्कुल हो जाएगा। आउटपुट लायबिलिटी, ये एसजीएसटी की क्रेडिट क्या सीजीएसटी का लायबिलिटी के लिए एडजस्ट किया सकता है? नहीं हो सकता है, ये नहीं हो पाएगा। क्या एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के आउटपुट लायबिलिटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो? हाँ, ये हो सकता है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। तो मैंने इसको 7 नंबर लिख दिया, नंबर 7, रोमन 7। लेकिन ध्यान रहे, फिर से बता रहा हूँ आखिरी बार, एसजीएसटी क्रेडिट तभी इस्तेमाल होगी फॉर मीटिंग ऑफ दी आउटपुट लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी अगर तो आपकी आईजीएसटी क्रेडिट जीरो हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। इन दैट कॉन्टेक्स्ट, दैट इज द हायरार्की एंड द ऑर्डर दैट यू शुड फॉलो इन दिस रिगार्ड। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, पूरे कॉन्टेक्स्ट में यही चीज स्टूडेंट सबसे अल्टीमेटली आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम विराम करेंगे, आज का क्लास यहीं पर बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। एंड थोड़ी बहुत और चर्चा बहुत थोड़े लेवल पे रह गया जिसकी कनेक्टिविटी अगले चैप्टर से बन रही है, इस वजह से वो वाले डिस्कशन मैंने अभी फिलहाल रखा नहीं है। तो आज ये अल्टीमेटली हमने कंप्लीट किया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था जो कि डिस्कशन में हमने लाया है। और आज हमने वो कुछ सेंसिटिविटी के रूप में अगर देखा जाए वो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट वाला स्टूडेंट्स वो टेक अवे था, क्योंकि उस पर क्वेश्चन के चांसेस बहुत बड़ी तरीके से पूछे जा सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट था वो था अपना आर्टिकल नंबर 279A। ये दो चीजें स्टूडेंट्स, बाकी चीजें रिवाइज करो ना करो वो चीजें आपको पता भी शायद होंगी, लेकिन ये दो चीजें अल्टीमेटली आप ध्यान में रखना कि आगे भी आपको क्या है पकड़ के चलना पड़ेगा इस टॉपिक में से। इस टॉपिक में से ये दो चीजें आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, तो अपनी नोटबुक में इसको कैप्चर कर लेना। ये दो चीजें आगे भी आपने इसको रिवाइज करनी है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, अभी कुछ एक दो एरिया है जो कि डिस्कशन में ले लेंगे, लेकिन वो एनी केस वो आगे भी आएगा, इस वजह से ठीक है। बट ये इन दिस, और फाइनली ये आईटीसी जो क्रेडिट मैंने आखिरी में जो आपको अभी भी बताया इन दिस रिगार्ड।
ये क्रेडिट आप पॉइंट अल्टीमेटली ये तो हमेशा के लिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी लापरवाही नहीं होगी। कल मुलाकात होगी स्टूडेंट्स, कल वो दो थोड़ा सा एक बैलेंस एक बेसिक का पॉइंट है वो कंप्लीट करके वी विल एंटर इनटू द सप्लाई टॉपिक। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हिट होने वाली है, और सप्लाई में फिर वो प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, जहाँ से प्रैक्टिकल की शुरुआत हमारी शुरू होगी। लेकिन प्रैक्टिकल जाने के पहले जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू फर्स्ट हिट अपॉन द समराइज ऑफ ऑल द थियोरेटिकल पार्ट, ताकि आपको उसको क्रैक करने में आसानी हो क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहले हम थियोरी का समरी लेके फिर प्रैक्टिकल में जाएंगे। फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस बैच, ताकि वो सब स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिल जाए। और ये इंग्लिश में भी है, इवनिंग में 9:15 को, और हिंदी में मॉर्निंग के टाइम में होगा। इसके लिए व्हाट्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, तो व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। पहला नंबर तो मेरा ही नंबर है, तो वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके प्राइमरी, एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे अल्टीमेटली ये सारे लेक्चर्स का लिंक एंड पीडीएफ फाइल वहीं पे रखी जाएगी। दैट इज हाउ यू विल गेट द एंटायर सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं थोड़ा फिर कल की क्लास में। विल सी यू देन टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।